रोलर कोस्टर कैसे बनाया जाता है ये मैं लेकर आया हूँ। हाँ जी देख लो भैया, ये कोई गन वगैरह नहीं है बच्चों, ये रोलर कोस्टर है। देखना जरा ध्यान से, ये मैंने देखो रोलर कोस्टर जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, ये वही है। ये एक तुमको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसकी कुछ रेडियस होगी। अब उस रेडियस को मैंने मेजर करा और उस रेडियस के जब 2.5 आर करके, है ना, सीखो ना कि रोलर कोस्टर कैसे काम करते होंगे। आओ यार मैं तुमको इसका यूज करा के दिखाता हूँ, तैयार हो? क्या ये घूम पाता है या नहीं घूम पाता? लो जी, मैंने इसको यहाँ से ऐसे छोड़ा, ये क्या हुआ? अरे अरे ये क्या हुआ? ये तो बॉल गिर गई, ये तो चक्कर भी नहीं लगा पाई। इसका मतलब अभी हाइट बच्चों, तो अगर मैं इसको थोड़ी और ज्यादा हाइट से छोड़ूं और ट्राई करें कि क्या कुछ हो पाएगा। तो जो मैंने इसको यहाँ से छोड़ने वाला, ठीक है, तैयार हो? मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, देखो ये है ना, ये खिलौना नहीं है बच्चों, ये बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये सारी की सारी भी मैंने 5 बॉल्स ले ली है, पांचों का मास सेम है। तो अब देखो जरा, अगर मैं इन सारी बॉल्स में एक बॉल को यहाँ से लेकर ऐसे छोड़ता हूँ, तो सोचो जरा, तुम दिमाग में सोचो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई होगी बताओ जरा? अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी, mgh। और जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। मतलब कहीं ना कहीं इस सिस्टम के पास अभी कोई एनर्जी नहीं थी। तो अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ तो देखते हैं भाई क्या होता है। बहुत ध्यान से देखना, ये वैसे तो भाई ये बॉल टकराएगी इस पर, ये चारों की चारों बॉल्स आपस में कॉन्टेक्ट में, ये चारों की चारों बॉल ही आगे मूव करनी चाहिए। और चेक करते हैं ऐसा होता है या नहीं। 3, 2 एंड 1। कभी कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ बच्चों ऐसा भी होगा कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा करोगे, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा नहीं कर रहे होगे लेकिन रिजल्ट बहुत मिल रहा होगा। याद रखना, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग सबसे नीचे लेवल पर होते हैं सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग जितने ऊपर लेवल पर होते हैं उतनी कम मेहनत होती है। लेकिन याद रखना, वो जो आज कभी CEO बन के बैठा है, कंपनी का मालिक बन के बैठा है, वो भी कभी ना कभी एम्प्लॉय तो था। So hello unstoppables, welcome back to Vedantu JEE Made Easy चैनल। दोस्तों आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा ASK सर। बंदा हाजिर हो चुका है आपके सामने वर्क पावर एनर्जी के ब्रिज सेशन के साथ। आई होप आपने मेरा जो पहला जो हमारा ब्रिज सेशन था मोशन का और दूसरा हमारा लॉज ऑफ मोशन का, वो आपने बहुत अच्छे से लगाया होगा। और थर्ड आज हमारा स्टार्ट होने वाला है बच्चों वर्क पावर एनर्जी, जिसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। और इतनी मैं आपको बातें बता दूंगा जो 11th क्लास में आप जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो जिसके लिए आपको बहुत सारी बातें पहले से मालूम होनी चाहिए, है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से मालूम होनी चाहिए। तो वो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आज हम कवर करने वाले। तो आओ जरा अपने अंदर थोड़ा सा जोश जुनून लेकर आ जाओ, और मजे मजे में मैं इतनी आपको बेसिक से बातें बताऊंगा। मैं आपको 11 का वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो चैप्टर पढ़ने से पहले तुम्हें क्या क्या मालूम होना चाहिए, वो सेशन आज का तुम्हें ये लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने ये नहीं लगाया और डायरेक्ट तुम उस चैप्टर पे चले गए तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो तुमको कम समझ में आएंगी। और ये जो तुम्हारा 10 to 11 क्लास का ये जो ब्रिज है बच्चों, ब्रिज सेशन का काम ही ये होता है कि तुम्हें एकदम से झटका ना लगे कि तुम अचानक से 11 क्लास में आ गए हो। एकदम से ऐसा ना हो कि लेवल इतने ज्यादा हो जाए कि निकल ही जाए। तो लेवल अप तो हम करेंगे लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो फटाफट सबसे पहले भैया चैनल को तुम सब्सक्राइब कर लो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। क्योंकि अपकमिंग जितने भी हमारी वीडियोस होती हैं या फिर इस सेशन के जो नोट्स होंगे उसकी PDF वो इन ग्रुप्स में तुम्हें देखने को मिलती है। उससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमारे जितने भी वेदांतु लर्निंग सेंटर है वो आपके अपकमिंग आने वाले टाइम में आपके आसपास शहरों में खुलते जा रहे हैं, और जिसके अंदर अभी हमारा एडमिशन की भी शुरुआत हो चुकी है। ये वो सारे अभी सिटीज हैं जिनके अंदर वेदांतु का हमारा लर्निंग सेंटर है ना, ऑफलाइन सेंटर, वो ऑलरेडी खुल चुका है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा मैं बता दूं HP गुरुकुल के बारे में। बच्चों HP गुरुकुल के अंदर हम इस चैनल पर ही मेंबर्स ओनली के लिए बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं गदर सीरीज, जो कि पूरे के पूरे JEE मेंस के लिए एक धमाकेदार, सबसे ज्यादा यूट्यूब पर अगर कहीं से वीडियोस देखकर बच्चों के रिजल्ट निकल कर आते तो वो गदर सीरीज है। और साथ में हम उसके अंदर JEE रिवीजन कैप्सूल, बिटसेट, VIT, EEE, WB, JEE, MST, CT, जितने भी तुम्हारे इंजीनियरिंग का एग्जाम है उन सबकी हम तैयारी कराते हैं उसके अंदर। बाकी PYQ सॉल्विंग हम कराते हैं, माइंड मैप्स कराते हैं, फॉर्मूला शीट, शॉर्ट ट्रिक, ये सारी चीज हम आप लोगों को देते हैं। और जितने भी प्रायोरिटी रिप्लाई दिया जाता है उन बच्चों का जो हमारे HP गुरुकुल के मेंबर होते हैं। तो बच्चों अभी तुम क्लास 10th से आ गए हो, है ना, क्लास 11th में, तो भाई क्लास 10 से 11th में आने के लिए फिर वही बात है कि भाई 10th से 11th में डायरेक्ट अगर तुम छलांग लगा के आना चाहोगे तो भाई बहुत गहरी बीच में खाई है, तुम उसके अंदर गिर जाओगे। बच्चों यू विल रिक्वायर अ सर्टेन ब्रिज,
एक तुम्हें ब्रिज की जरूरत होगी, एक ब्रिज की जरूरत होगी जो आराम से तुम चलते फिरते सुकून से मजे मजे में 10th से 11th में आ जाओ। डायरेक्ट अगर तुमने 11th क्लास के चैप्टर पढ़ने शुरू कर दिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में आसान लगेंगे लेकिन आगे चल के इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगेगी जब तुम्हारे 2-3 चैप्टर पूरे हो जाएंगे कि लगेगा कि यार ये कौन से क्लास में मैं आ गया हूँ। तो इसलिए ब्रिज सेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी की सारी बातें पढ़ाऊंगा मैं। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, ये सारी बातें हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ मजे वाली बातें करते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ मजेदार वाली बातें करते हैं। जैसे कि सबसे पहले भाई आप लोगों को मालूम है कि ये वर्क, पावर, एनर्जी, ठीक है सर, वर्क का मतलब काम करना हो गया, पावर का मतलब ताकत हो गया, एनर्जी भी कहीं ना कहीं ताकत होता है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इन सब के मतलब क्या है ये जरा हम थोड़ा प्रैक्टिकली सीखते हैं। आज के इस 1 से 1.5 घंटे सेशन के अंदर जो भी मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी अगर जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल्स कराने वाला हूँ आपने वो अच्छे से समझा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं सर ऐसी बात होगी कि एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। अरे यार कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है, अरे कंजर्व का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो भी है वो उतनी की उतनी रहेगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी बॉडी में मेरे पास जितनी एनर्जी है वो उतनी की उतनी रहेगी। यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, हाँ जी ये बात सही है। बस ये क्या है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं जिम में जाके डंबल उठाता हूँ, है ना, मैं बेंच प्रेस मारता हूँ, तो ये सारी चीजें करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बॉडी की एनर्जी थोड़ी सी लूज कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुमने ये बात सुनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, खत्म नहीं होती। मतलब ये हो गया कि अभी ये मैं खड़ा भी हो रहा हूं तुम्हारे सामने, मैं बोल भी रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, मेरी बॉडी के अंदर कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, लेकिन वो जो एनर्जी है खत्म नहीं हुई मेरी बॉडी से, वो ट्रांसफर हो गई, वो शिफ्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मेरे बोलने में मेरी वोकल कॉर्ड्स साउंड एनर्जी निकल रही है, मेरा ब्रेन अभी प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो वो वाली एनर्जी मेरी उसमें यूज हो रही होगी, मेरी बॉडी की कैलोरीज, मेरी आंखें अभी यूज हो रही हैं। तो ये सारी की सारी कहानी कहीं ना कहीं एनर्जी की तो है। मैंने अभी खाना खाया है तो मेरा डाइजेशन भी चल रहा होगा, तो मेरी बॉडी की कैलोरीज उसमें भी यूज हो रही होंगी। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का कन्वर्जन होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी का कन्वर्जन होता है वन फॉर्म टू अनदर। सेम इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा विंड मिल जो होती है, तो विंड मिल में क्या होता है भैया, हवा चलती है तो फैन घूमता है, फैन घूमने की वजह से हमने विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अगर मैं जैसे कि इसकी बात करूं, ये क्या है भाई, ये मेरे पास एक फैन है, ये मेरे पास क्या है भैया, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना मेरा फैन है ना, ये मुझे बड़ी ठंडी ठंडी हवा देता है। तो बच्चों ये जो फैन है ये क्या कर रहा होगा, ये इस वायर के थ्रू, इस बोर्ड से जहां ये लगा हुआ था, तो वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके इसके ये जो हमारे ब्लेड्स हैं वो घूमते हैं, और वो घूमने की वजह से वो मुझे विंड एनर्जी दे रहे हैं। मतलब उल्टी कहानी हो गई कि मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं इलेक्ट्रिकल को विंड एनर्जी में भी, और विंड एनर्जी से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना लेता हूं, है ना। तो पूरे के पूरे नेचर में, पूरे के पूरे बच्चों ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हो रहा है। अरे आप कहोगे सोलर पैनल, अरे सर हम सोलर पैनल से भी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, अरे सन से जो तुम्हें सनलाइट मिली, वो जो एनर्जी मिली, उस लाइट वाली एनर्जी को तुमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। हमारे जो डैम्स होते हैं, डैम से जो बहुत तेजी से पानी फ्लो करता है, तो वो जो पानी फ्लो होने की वजह से वहां पर भी मोटर लगा दी जाती हैं, ब्लेड्स लगा दिए जाते हैं, तो पानी के फ्लो की वजह से वो ब्लेड्स घूमती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, जिसको टाइडल एनर्जी भी तुम कहते हो। अगर जब टाइड्स आती हैं तो उनकी वजह से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी के सारी क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है बच्चों। यूनिवर्स में एनर्जी पहले से ही है, और यूनिवर्स में एनर्जी ना तो तुम बढ़ा सकते हो ना तुम खत्म कर सकते हो, बस उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं जरा आगे चल के बच्चों तुम लोग पढ़ोगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन 11th क्लास में, उसका मैं एक तुम्हें एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि वो जो हमारा रोलर कोस्टर होता है, क्या तुम कभी रोलर कोस्टर में बैठे हो, जरा बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है। वो अलग बात है कि मैंने पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग ये सारी चीजें कर रखी है, लेकिन रोलर कोस्टर में बैठने की मेरी हिम्मत नहीं हुई आज तक फिलहाल। तो रोलर कोस्टर में अगर तुम लोग कभी बैठे हो, या फिर तुमने कहीं ना कहीं वीडियोस वगैरह में तो देखा ही होगा, तो रोलर कोस्टर काम किस तरह करता है ना। रोलर कोस्टर कुछ इस तरह से काम करता है, आप लोगों ने देखा होगा क्या, कि इस टाइप से, है ना, इस टाइप से पहले ये हमारा प्लेटफॉर्म बना होता है पूरा, है ना, इस टाइप से हमारा ऐसे ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, और ये जो प्लेटफॉर्म होता है इस टाइप से, है ना, ऐसे लगा हुआ होता है, और एकदम से वो घूम जाता है, एकदम से वो घूम जाता है। तो मतलब ऊपर से जिस भी आप व्हीकल में, है ना, वो जो गाड़ी होती है जिसमें तुम लोग बैठे हुए होते हो, तो वो ऐसे आती है और आके एकदम से इसमें इस तरह से घूम के ऐसे बाहर चली जाती है। तो इसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का यूज होता होगा कि कितनी स्पीड से आना पड़ेगा कि वो पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले। और मैं तुमको कराने वाला हूं, जरा ध्यान से समझना। जब अभी तुम आगे चल के मैं तुम लोगों को जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए। कितनी सी भाई? आपको इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है जिसका मास m है, अगर आप चाह रहे हो कि ये पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले इस तरह से, तो आपको मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले? तो वो वेलोसिटी आती है √5gr। मत घबराओ, समझ में आ जाएगा, है ना। ये एक्स्ट्रा बातें मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। कितना? √5gr। इतनी वेलोसिटी अगर मैंने इस m मास के पार्टिकल को दी, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। ये ऐसे करके पूरा का पूरा घूम जाएगा। ठीक है, तो सोच के देखो कि यहां ऊपर कितनी हाइट से रोलर कोस्टर को छोड़ना पड़ेगा कि यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पर जब ये पहुंचेगा, जब ये यहां पर पहुंचेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब देख रहे हो, जो मैं अभी तुमको समझा रहा था कि कन्वर्जन होता है नेचर में एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। देखो ये पेन है, अब इस पेन को अगर मैं छोड़ रहा हूं तो अब इसके अंदर कोई एनर्जी है? हाँ जी है। इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 10th क्लास में ईमानदारी से पास होके आ गए और तुम्हें ये बात मालूम ना हो कि अभी ये देखो, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये गिरेगा, मतलब इसके अंदर एनर्जी है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जब बॉडी रुकी हुई हो लेकिन चल सकती हो तो उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जब बॉडी चल रही हो तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर मैं इस पेन को छोड़ूंगा तो देखो ये नीचे गिरेगा, और ये गिर गया, ये गया। तो ये जो नीचे गिर रहा है ना, ये जो पेन को अगर मैंने छोड़ा तो ये जो ऐसे करके नीचे गिर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं इसको कितनी हाइट, ये जो हाइट है, ये क्या हाइट होनी चाहिए कि ये यहां पर जब पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? इतनी वेलोसिटी हो जाए कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कर पाए। ये सारी की सारी फिजिक्स दिमाग में, है ना, ये आर्किटेक्ट जितने भी होते हैं, ये पूरा का पूरा डिजाइन, ये पूरी की पूरी फिजिक्स दिमाग में रखते हुए रोलर कोस्टर को बनाते हैं। और मैं तुम्हारे लिए रोलर कोस्टर ये बना के लेकर आया हूं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें और थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊं। मैं क्या बात बताने वाला हूं? देखो, ये हाइट अगर है तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, जो mgh होती है। कैसे आती है सब पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर ये जब नीचे आ गया तो इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसको हम काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के बराबर कर दें। मतलब मास से तो मास कट गया, मतलब डिपेंड ही नहीं करता कि जो पार्टिकल है उसका मास क्या है। उसको घुमाने के लिए मास पर तो चीजें डिपेंड ही नहीं कर रही। चाहे हल्की से हल्की चीज लेकर आओ या भारी से भारी चीज लेकर आओ, कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि हाइट क्या होनी चाहिए बच्चों? हमारी हाइट होनी चाहिए, यहां से अगर मैं देखूं, ये GH हो गया और ये 1/2 हो गया, और v² कितना होना चाहिए कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? √gr। तो v का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। आप बोलोगे सर 5gr। तो यहां पर अगर मैंने 5gr रखा तो g से g भी गया, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी बातें डिपेंड नहीं कर रही। तो हाइट पता है कितनी आ रही है? 2.5r आ रही है। मतलब वो जो भी आपने ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल की जो भी रेडियस है, अगर उसके 2.5 टाइम्स रेडियस जितनी हाइट से अगर किसी चीज को छोड़ा जाएगा तो वो डेफिनेटली पूरा एक चक्कर लगा लेगी। और जरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं, और जरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है भाई, हम जरा सा अपने ये टेबल आगे कर लें ताकि तुम लोगों को अच्छे से विजिबल हो पाए। देखो भाई, देखो देखो देखो, हाँ दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यहां पर मैंने आज भैया पूरा दिन लगा के बड़े कैलकुलेशन करके रोलर कोस्टर कैसे बनाया जाता है ये मैं लेकर आया हूं। हाँ जी देख लो भैया, ये कोई गन वगैरह नहीं है बच्चों, ये रोलर कोस्टर है। देखना जरा ध्यान से, ये मैंने देखो रोलर कोस्टर जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, क्या ये वही है? क्या वही है? देख रहे हो,
ये एक तुमको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, इसकी कुछ रेडियस होगी। अब उस रेडियस को मैंने मेजर करा और उस रेडियस के जब 2.5 आर करके, है ना, ये जो अभी नीचे मैंने अभी निकाला था 2.5 आर आई थी, तो अगर 2.5 आर, मैं ऊपर लिख देता हूं, हमारी हाइट क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 2.5 आर होनी चाहिए, तभी जाके ये हमारा रोलर कोस्टर काम करेगा। अरे सीखो ना कि रोलर कोस्टर कैसे काम करते होंगे। आओ यार मैं तुमको इसका यूज करा के दिखाता हूँ, तैयार हो? देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, इसको स्लो मोशन में करके देखोगे तुम, है ना, तो और मजा आएगा तुम्हें। तो यहां से अगर मैं इस बॉल को यहां रख देता हूं तो देखते हैं भाई क्या होता है ना, क्या ये घूम पाता है या नहीं घूम पाता है। लो जी, मैंने इसको यहां से ऐसे छोड़ा, ये क्या हुआ, अरे अरे ये क्या हुआ, ये तो बॉल गिर गई, ये तो चक्कर भी नहीं लगा पाई। इसका मतलब अभी हाइट बच्चों कम है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम एक बार और ट्राई करेंगे, है ना, हम एक बार और ट्राई करेंगे। मैं तुम्हें ये तो सिखाना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें ये तो सिखाना चाह रहा हूं कि देखो ये चीजें काम किस तरह कर रही हैं। तो यहां पर अगर अगर मैंने यहां से देखो छोड़ा था तो ये नहीं हो पाया, तो अगर मैं इसको थोड़ी और ज्यादा हाइट से छोड़ूं और ट्राई करेंगे क्या कुछ हो पाएगा। लो जी, मैंने इसको यहां से छोड़ने वाला हूं, ठीक है, तैयार हो? देखो अभी भी नहीं हो पाया, है ना, एक बार और मैं तुमको दिखा रहा हूं। अगर मैंने यहां से छोड़ा तो ये, हाँ ये इस बार देखो पूरा घूम गया, ये इस बार पूरा घूम गया। मतलब अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो डेफिनेटली यार ये खुद ही सोच के देखो, तुम कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो अभी हाइट होगी, ये जो हाइट होगी ये 2.5 आर से ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ये 2.5 आर से कम है तो ये डेफिनेटली नहीं घूम पाएगा पूरा। देखो ये बाहर आ गया, ये पूरा बाहर आ गया। एक बार फिर से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ठीक है, ये कभी तो हो पा रहा है और कभी नहीं हो पा रहा। मतलब यही है हमारा मेन वो पॉइंट जहां पर ये जो हाइट आ रही है ये 2.5 आर से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है। देखो अगर मैं थोड़ा नीचे से छोड़ रहा हूँ तो थोड़ा नीचे से छोड़ रहा हूँ तो देखो ये घूम भी पा रहा है, और थोड़ा अगर मैं नीचे से छोड़ूं तो देखो ये अभी नहीं घूम पाए। लेकिन अगर मैं इसको रोलर कोस्टर की तरह लेकर आऊं, फुल स्पीड में लेकर आऊं, और अगर मैंने इसको यहां से छोड़ा तो देखो, अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो ध्यान से देखना, तुम्हें मजा आएगा। ये पूरा इस तरह से आराम से बहुत तेजी से घूम के जाके हमारी बॉल, हमारा जो रोलर कोस्टर है वो चला जाता है। तो ये साइंस होती है बच्चों, है ना। मतलब जब ये मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो छोड़ने की वजह से जब ये यहाँ नीचे यहाँ कहीं पहुंचता होगा, जब ये यहाँ पर पहुंचता होगा तो उसको वेलोसिटी कितनी मिल जाती होगी, वो जो देखो लिखा हुआ है √5gr, √5gr वेलोसिटी मिलते ही ये आराम से पूरा इसमें देखो ऐसे घूमते हुए बाहर आता है। एक बार और लास्ट टाइम कर रहा हूं, है ना, देखो ये बिल्कुल 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 स्मूथ तरीके से ये मैंने तुम्हें रोलर कोस्टर बना के दिया। अब एक तो ये बात हो गई, ठीक है भाई, अब एक ये बात हो गई। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो हमारी रोलर कोस्टर होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एक एक्सपेरिमेंट तुमको और कराता हूं, तुम्हें मजा आएगा। देखो भाई मैं क्या लेकर आया हूं आज, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, देखो ये है ना, ये खिलौना नहीं है बच्चों, ये बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जरा इसको अच्छे से समझना, इसको भी तुम अच्छे से समझोगे तो तुम्हें मजा आएगा। देखो क्या होता है इसके अंदर, अब इसके अंदर ये होता है, ठीक है, ये सारी की सारी भाई मैंने 5 बॉल्स ले ली हैं, पांचों का मास सेम है, पांचों का मास सेम है। और इन सब की सब बॉल्स को अब देखो मैं क्या करूंगा, इन सारी की सारी बॉल्स को मैं एक एक करके छोड़ूंगा। तो देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, है ना, क्या क्या हम नॉलेज गेन कर सकते हैं यहाँ से। तो देखो अगर मैंने यहां से एक बॉल को लिया, ठीक है, और अगर मैंने यहां से इसको और थोड़ा पीछे कर लेता हूं ताकि तुम्हें पूरा दिख पाए, दिख पा रहा है क्या, एक सेकेंड, आई थिंक अब शायद विजिबल होगा। हाँ तो अब देखो जरा, अगर मैं इन सारी बॉल्स में एक बॉल को यहां से लेके ऐसे छोड़ता हूं तो सोचो जरा, तुम दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचो क्या होगा। अरे भाई मैं एक बॉल को छोड़ के, मतलब है ना, एक बॉल को यहां से मैंने खींच के छोड़ लिया, मतलब ये ऊपर की तरफ उठा लिया, तो जाहिर सी बात है अभी इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई होगी, बताओ जरा, अभी बताया था पोटेंशियल एनर्जी आ गई होगी mgh, और जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। मतलब कहीं ना कहीं इस सिस्टम के पास अभी कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने बॉल को अपनी तरफ खींचा तो मैंने इसके अंदर अब एनर्जी स्टोर कर दी है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। लेकिन एनर्जी कितनी आ रही है, अरे एनर्जी आ रही है एक बॉल जितनी, एनर्जी कितनी आ रही है, एक बॉल जितनी ही एनर्जी आ रही है। तो अगर मैं इसको यहां से छोड़ता हूं तो देखते हैं भाई क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। ये वैसे तो भाई ये बॉल टकराएगी इस पर, और ये चारों की चारों बॉल्स आपस में कांटेक्ट में, तो ये चारों की चारों बॉल ही आगे मूव करनी चाहिए। और चेक करते हैं ऐसा होता है
या नहीं? 3, 2 एंड 1। अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों? मैंने तो सोचा था कि चारों की चारों बॉल से आगे मूव करनी चाहिए, लेकिन आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि बस एक ही बॉल आगे गई और वापस वो जब टकराई तो फिर ये वाली बॉल वापस पीछे आ गई। मतलब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही हो रहा है। वैसे तो एक्चुअल में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। ये भी तुम लोग 11th क्लास में आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल से तुमको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो मैंने एक बॉल जितनी एनर्जी दी थी तो एक ही बॉल को वो आगे बढ़ा पाई। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया? आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर दो बॉल को खींचोगे तो दो बॉल आगे भागेंगी? और यार चेक करते हैं, चेक करते हैं। अब यहां से देखो मैंने क्या लिया, यहां से मैं इसको, अरे यार हिला के दिया मैंने। यहां से अगर मैं ये दो बॉल्स को ऐसे लेकर आता हूं, ठीक है, तैयार हो? तैयार हो? अब अगर मैं इन दोनों बॉल्स को छोड़ूंगा तो क्या होगा? 3, 2 एंड 1। देखा तुमने, देखा तुमने मैंने क्या करा? मतलब ये दो बॉल जब आके टकराई इन तीन बॉल्स पर तो ये तीनों आगे नहीं बढ़ी, देखो दो ही बॉल आगे बढ़ी। अगर तुम्हें लग रहा है कि सर आपने धक्का दिया था, नहीं नहीं, देखो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे छोड़ता भी हूं ना तो ये दो ही बॉल देखो आगे जा रही हैं, ये दो ही बॉल आगे जा रही हैं। ठीक है भाई, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यार ये कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ऐसा होता है, मजा तो आ रहा होगा फिलहाल। अगर मजा आ रहा है तो यार फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो। लेकिन अब तीसरी बात जो मुझे भी बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, अगर मैं इन तीनों बॉल्स को, अगर मैं इन तीनों बॉल्स को खींच लूं तो अब क्या होगा? अब सोचो, अगर मैंने इन तीनों बॉल्स को इस तरह, है ना, इन तीनों बॉल्स को इस तरह मैंने पकड़ लिया तो अब क्या होगा? अरे सोचो अब क्या होगा भाई, है ना? अब तो वो दो ही बॉल है, अब तो दो ही बॉल आगे जानी चाहिए। लेकिन सर आपने पढ़ा है कि तीन बॉल को एनर्जी दे रहे हो आप, तो तीन बॉल आगे जानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर तो अब बॉल ही दो बची, तो अब यही तो देखो जादू है फिजिक्स का। तुम जरा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मुश्किल से हो पाता है बच्चों, 2-3 बार में आई थिंक हो पाएगा। देखते हैं, पहले बार में हो गया तो मजा ही आ जाएगा। 3, 2 एंड 1। देखा तुमने? देखा देखा, बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाया, लेकिन तुमने देखा होगा कि आफ्टर द कोलिजन तीन बॉल ही आगे गई थी, दो बॉल आगे नहीं गई, तीनों बॉल आगे गई। मैं एक बार और अच्छे से तुमको करने की कोशिश करता हूं, है ना, एक बार और ट्राई करते हैं। 3, एक सेकेंड एक सेकेंड यार, रुक जा भाई। 3, 2 एंड 1। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? आफ्टर द कोलिजन अगर तुम इसको स्लो मोशन में देखोगे ना तो भाई थोड़ा सा भाई हमारा एब्सोल्यूट चीजें, है ना, परफेक्ट चीजों और प्रैक्टिकल चीजों में थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन ये तुम बात अच्छे से देख पा रहे होगे कि ये तीन बॉल आगे जा रही है, ना कि दो बॉल। फिर से मैं एक बार कर रहा हूं, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? आफ्टर द कोलिजन तीन ही बॉल आगे जा रही है। तो यहां पर भी वही कहानी निकल कर आई कि मैंने जितनी बॉल्स को एनर्जी दी उतनी ही बॉल्स आगे मूव कर रही है। ठीक है, अब तुम मुझे जरा ये बात बताओ कि अगर मैं इन चार बॉल्स को पकड़ के खींच लूं, तो इन चार बॉल्स को अगर पकड़ के खींच लूंगा तो क्या होगा? कितनी आगे जानी चाहिए? चार ही जानी चाहिए। ठीक है, चार ही जानी चाहिए। ये तुम लोग बच्चों घर पे भी बना सकते हो, मैंने आज ये घर में बैठ के बनाया है, तो तुम लोग एक बार करके देखना। ट्राई करूं? वैसे मुश्किल है ना, चार बॉल का होना मुश्किल है, क्योंकि चार बॉल आगे जाने का मतलब क्या है कि ये वाली चारों बॉल, है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों बॉल आगे जाएंगे और ये वाली कहीं पीछे रुक जाएगी, या फिर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा तुमको सोचना पड़ेगा, तो शायद तुम्हें दिख पाए। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, इनको एक ही लाइन में लेना पड़ेगा मुझे। ओके, लाइक दिस। सो 3, 2 एंड 1। नहीं हो पाया, है ना, सही सही से नहीं हो पाएगा ये सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि चार बॉल का बड़ा ही मुश्किल होता है ना, और मुझे इसको अच्छे से पकड़ के खींचना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेले ही आदमी हूँ, है ना, मेरे पास 10-10 हाथ तो है नहीं, और मुझे यहाँ पर कम से कम 4 हाथों की जरूरत है ये अच्छे से कराने के लिए। देख रहे हो, देख रहे हो? हुआ वैसे, तुम स्लो मोशन में देखोगे तो ये चारों आगे चली गई और ये वाली बॉल थोड़ी सी पीछे रह गई थी। तो ये सारी की सारी कहानी, इस टाइप की सारी कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और जरा देखते हैं, मैं इसको जरा एक बार हटा लूं, है ना, इसको हम उठा के रख देते हैं साइड में, और यहां से हम इसको टेबल को भी हटा देते हैं। हाँ तो भाई, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
तो आज जो हमारा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है, अब उसकी मैं बहुत सारी बातें आपको मजे मजे में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन की बात क्या है, तो हमारी जो डेली लाइफ है, तो डेली लाइफ में हम ये जो टर्म है ना वर्क, एनर्जी और पावर, तो इनका हम यूज तो बड़े ही करते रहते हैं कि अरे भाई बहुत वर्क है ना, मेरे अंदर एनर्जी नहीं रही, है ना, और भैया मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा पावर है ना। तो ये जो वर्ड है इनका फिजिक्स की लैंग्वेज में मतलब क्या, जरा ये समझो। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं, भाई फार्मर ने वो प्लगिंग कर रहा है ना, वो फसल अपनी जो है वो बो रहा है या फिर निकाल रहा है, तो उसके अंदर वो क्या उसने काम करा, हाँ जी डेफिनेटली काम करा, है ना। जो हमारा कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अब वो ब्रेक उठा उठा के अपने सर पे रख रहा है, तो क्या उसने काम करा, हाँ जी बिल्कुल काम करा। अब कोई स्टूडेंट है बच्चों, है ना, तो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो भाई वो पढ़ रहा है, तो भाई तुम भी तो ये कहते हो अरे मम्मी बहुत काम है भैया, है ना, स्कूल वालों ने इतना ढेर सारा काम दे दिया, तो भैया वो भी काम ही होता है। और कोई आर्टिस्ट भाई, है ना, मेरे जैसा आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो, है ना, वो कोई अगर ऐसे कोई बहुत शानदार सी, है ना, कोई बहुत शानदार सी वो पेंटिंग बना रहा है जो कि करोड़ों रुपए में बिकेगी, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, तो भैया मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन है भैया, ये ठाकुर है, तुम बोलोगे ना इसके हाथ नहीं है, ये ठाकुर है, शॉल पहना हुआ है। तो फिलहाल ये सब हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब फिजिक्स की दुनिया में काम करने का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वर्क का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स हमें मालूम है क्या होती है, तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, तो उस फोर्स को लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव कर जाए, उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो हम बोलते हैं कि भैया आपने कुछ वर्क करा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर जैसे कि, है ना, जैसे कि हाँ मैं कुली की बात करता हूं, तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है, और बहुत ज्यादातर बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं कि अगर आपने कुली को कहा कि भैया ठीक है भाई अपना जो सामान है वो ट्रेन से भाई रेलवे स्टेशन के बाहर तक तुम मेरे साथ लेकर आओ, मैं तुमको पैसे दूंगा अगर तुमने मेरा वर्क किया तो, ठीक है। अब तुमने देखा ये कि भाई कुली ने अपने सर पर बैग रख लिया, चलो मान लो मैं कुली बन जाता हूँ, ठीक है, मैं कुली बन जाता हूँ, ये मैं बैग लेकर आ गया। अब ये जो बैग है, ये बैग मैं सर पर रख के चल रहा हूँ, ठीक है भाई, ठीक है, अब मैं ऐसे करके सर पर रख के बैग चल रहा हूँ, बताओ क्या मैंने कोई वर्क करा, मैंने क्या इस टाइप से अगर मैं चल रहा हूँ तो क्या मैंने कोई वर्क करा, अरे भाई ये तो मैं बाइसेप की एक्सरसाइज लगा सकता हूँ इससे अपनी। हाँ तो बताओ बच्चों मैंने क्या कोई वर्क करा, जब मैं इसको ऐसे रख के सर पे अपने आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कोई भी वर्क नहीं करा, भले ही मुझे पसीना आने लगा लेकिन मैंने कोई वर्क नहीं करा। तो फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में कोई भी वर्क नहीं माना जाता इसे, ठीक है। एक सेकंड यार, इसके व्हील के अंदर मेरा माइक का वायर फंस गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो फिजिक्स की दुनिया में बच्चों हमने कोई भी वर्क नहीं करा, क्यों, क्योंकि फिजिक्स की दुनिया में ये बोला जाता है कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई हो उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अरे जब मैं बैग सर पे पकड़ के आगे चल रहा हूं तो मैं चल तो आगे रहा हूं, फोर्स तो मैं ऊपर लगा रहा हूं, बैग को आगे कौन सा फेंक रहा हूं मैं तो बैग के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और मैं चल आगे रहा हूं। तो अगर मैं चल आगे रहा हूं तो क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है क्या उस डायरेक्शन में बैग मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, वो तो रुका हुआ है, इसका मतलब कोई भी वर्क नहीं करा। तो भैया अगली बार कोई कुली वगैरह हो तो उससे कहता है ना भाई तुमने कोई काम वाम नहीं दिया, पैसे नहीं मिलेंगे, वो अलग बात है कि वही बैग उठा के तुम्हारे मारेगा वो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में कोई भी वर्क नहीं हुआ। तो वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, बहुत ध्यान से सुनना, कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, तो हम बोलेंगे कि वर्क हुआ। क्या बात है, समझे। तो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं, है ना, मैथमेटिकली अगर मैं तुमको समझाऊं, तो वैसे तो भाई तुम अभी कंपोनेंट्स वगैरह सीखोगे आगे जाके कि कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे एक फोर्स लगा रहा हूं और ये चल आगे रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसा आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की देखो डायरेक्शन पहले तो अलग अलग है। मैंने मान लिया कि भाई इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है अभी, है ना, ये एंगल थीटा है। तो अभी आप 11th क्लास में आके सीखोगे कंपोनेंट्स निकालना, तो अभी बस इतना सा आप याद रख लो, आपको बस इतना सा याद हो जाए कि जिस डायरेक्शन में थीटा आ रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लिखूंगा ना, है ना, जिस डायरेक्शन में थीटा आ रहा है उस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो वो कहलाती है एफ कॉस थीटा।
और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो वो कहलाता है एफ साइन थीटा। मत परेशान हो, कुछ महीनों के बाद ये चीजें बड़ी बच्चों वाली तुम्हें लगेंगी, अभी हो सकता है टफ लगे। तो फिलहाल मुझे वो फोर्स से मतलब होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रही हो। तो यहां पर अभी देखो एफ कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा, ये वो फोर्स है मेरे प्यारे बच्चे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आ रही है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना तो हमें थोड़ा बहुत मालूम है। तो अब देखो फोर्स आपकी फोर्स नहीं रही, वो अब एफ कॉस थीटा हो गई और इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एस हो गया। तो वर्क हमारा क्या हो गया? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। जब आप आगे चल के डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे ना, देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना तो मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको मालूम होगा। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर हम ऐसे वेक्टर का साइन लगाते हैं, एरो लगाते हैं, और उनके बीच में एक डॉट बना देते हैं। ये मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, डॉट है। मतलब एफ एस कॉस थीटा बोलूं या एफ वेक्टर डॉट एफ वेक्टर बोलूं, ये ऐसी ऐसी बातें अभी आगे जाके आप बहुत पढ़ोगे। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छे से अच्छा तुर्रम खा से तुर्रम खा बच्चा गलती कर देता है इस बात को अगर वो ध्यान में नहीं रखेगा। अच्छा ठीक है सर, वर्क मालूम हो गया। अच्छा कब कब वर्क होगा, कब कब वर्क नहीं होगा? तो जैसे कि भैया ये तुम हो, है ना, ये तुम तो नहीं हो, ये तो हाँ तुम ही हो, अब तुम ही हो, है ना, जिंदगी अब तुम ही हो, दर्द भी मेरा मर्ज भी, है ना, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। क्या बात है। तो अब तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो भैया? तुम तो लगा रही हो फोर्स ऑन द वॉल, लेकिन भैया अब दीवार पर फोर्स लगाओगे तो दीवार चलने लगेगी क्या? है ना। अब मान लो मैं पुशअप लगाना शुरू कर दूं, है ना, मैं पुशअप लगा के तो तुम्हें दिखा तो नहीं सकता, लेकिन अगर अगर मैं इस तरह से भाई ऐसे ऐसे करके पुशअप लगा रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे करके मैं क्या लगा रहा हूँ? ये पुशअप लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अगर तुमने दिन में 100 बार पुशअप लगा लिए ना, तो भाई क्या बात है ना। रोनी कोलमैन जो 8 बार मिस्टर ओलंपिया बने थे, है ना, तो वैसी बॉडी हो जाएगी तुम्हारी। खड़े होके बस तुम्हें दीवार पे खड़े होके ऐसा 8 बार पुशअप लगाना है। ठीक है, सॉरी 8 बार नहीं, 8 बार तो वो ओलंपिया बने थे, तुम्हें 100 बार पुशअप लगाने बच्चों ऐसे खड़े होके। क्या होगा? कुछ होगा? बन गए ऐसे ऐसे मिस्टर ओलंपिया बनोगे? तुम नहीं बनोगे। कोई काम करा? नहीं करा। क्यों? क्योंकि भैया मेरा ऐसे करने से क्या ये बोर्ड मूव हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फोर्स में लगा रहा हूं लेकिन बोर्ड मूव नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा है तो अभी ये वो वाला केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों 0 हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे तब लिखोगे जब सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। तो अभी तो डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वर्क भी मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। अच्छा अब इसकी यूनिट क्या होगी? ये कैसी क्वांटिटी होगी? तो भाई इसकी बच्चों एसआई यूनिट क्या होती है आगे चल के अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि वर्क कुछ नहीं कहीं ना कहीं एनर्जी ही होता है। तो एनर्जी की यूनिट बच्चों जूल्स होती है। क्या होती है? जूल्स होती है। तो वर्क की यूनिट भी हमारी जूल ही होगी और कैपिटल जे सिंबल से डिनोट करा जाता है। और ये कैसी क्वांटिटी है? तो बच्चों ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, वर्क एक एनर्जी है और एनर्जी की कोई डायरेक्शन कौन सा होगी? कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जरा देखो अलग अलग केस में हमारा वर्क डन अलग अलग आता है। ऐसे असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो जरा ध्यान से कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये हो गया पहला वाला केस कि अगर मैंने फोर्स भी आगे लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही हो गया, मतलब ये बॉडी आगे बढ़ गई, तो मेरा वर्क जो भी आएगा, है ना, वर्क जो भी आएगा, मान लो फोर्स भाई 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरा 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 2 मीटर हुआ। तो वर्क मेरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो फोर्स 5 डिस्प्लेसमेंट 2, तो 10 जूल वर्क डन आ गया। और ये देखो पॉजिटिव आ रहा है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर थीटा 0 है। इस केस में हमारा थीटा कितना है भाई? 0 डिग्री है। अगर मैं फॉर्मूले से भी जाऊंगा ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, और कॉस 0 1 होता है, आपको ये बात मालूम है। लेकिन अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे कि बच्चों हमारी आती है फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स के अगर मैं एग्जांपल लूं, तो यहां पर मान लो एक ब्लॉक रखा है ग्राउंड पर। अब ये जो ब्लॉक ग्राउंड पर रखा है, तो इसको तुम आगे मूव कर रहे हो, ठीक है, आगे किसी भी फोर्स से आप मूव कर रहे हो, लेकिन ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में क्या होगा? अरे फ्रिक्शन होगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, है ना। इसको मैं एफ आर से डिनोट कर रहा हूँ, एफ आर। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की तरफ लग रही है, लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो अभी आगे की तरफ ही हो रहा है।
तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 हो गया। तो अगर आपसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ लें, क्या आपसे अगर वर्क डन बाय क्या पूछ लें, फ्रिक्शन पूछ लें, तो जब आप ये लिखने चलोगे तो आप बोलोगे सर एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा जो आएगा, यहाँ पर इस केस में थीटा 180 डिग्री नहीं हो गया क्या? 180 डिग्री का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। अरे डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स पीछे लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां से हमारा जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और तीसरा वाला केस जो मैं अभी आपको करके दिखाया था कि जब मैं खड़े होके फोर्स लगा रहा था बैग पर, तो फोर्स मैं ऊपर लगा रहा था, चल मैं आगे रहा था, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे हो और फोर्स मेरी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में मेरा थीटा क्या 90 डिग्री नहीं हो गया? सोचो। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है सर, तो भैया वर्क डन जब आप लिखने चलोगे तो एफ एस कॉस 90, और ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि कॉस 90 जीरो होता है, तो देखो वर्क डन जीरो भी आएगा। इसका मतलब क्या सीखा हमने कि वर्क कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। इट डिपेंड्स अपॉन किस किस पर, फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट पर, एंड द इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इतनी बात तुम ध्यान रख पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैंने बताई। तो अब फटाफट जरा क्वेश्चन करते जाएंगे। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्क? अभी मैंने आपको बताया क्या होता है सर, अरे जूली जूली होता है। अरे जूली जूली, जूली पे दिल मेरा आया जूली, वही वाला जूली होता है बच्चों। ठीक है, और जरा देखो, अगर बॉडी बच्चों हमारी नहीं तुम्हारी, भैया हमारी बॉडी क्यों गिरेगी, फ्री फॉल अभी क्यों करेगी? मैं अभी एग्जाम कौन सा देकर आया हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई है ना, जेई नीट का एग्जाम कौन सा देकर आया हूँ जो मेरी बॉडी का भी फ्री फॉल होगा? मान लो कि तुम्हारी बॉडी है ये, है ना, और फ्री फॉल कर रही है अंडर ग्रेविटी, तो बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो सर ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि सर ये हमारी है बिल्डिंग, ठीक है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, तो तुमने ये सोचा कि लिफ्ट से ना आके मैं डायरेक्ट ही नीचे आ जाऊं। तो जब तुम यहां से कूदे तो अब कर रहे हो फ्री फॉल। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कर रहे हो फ्री फॉल। तो जब आप फ्री फॉल करोगे मेरे प्यारे बच्चे, जब आप क्या करोगे, फ्री फॉल करोगे, तो आपका वेट है ना mg नीचे होगा। अरे इतना तो मैंने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया था। और जा भी नीचे रहे, अरे वेट भी नीचे, मतलब फोर्स भी नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी तो आपका नीचे ही हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं तो बच्चों मेरे बताओ जरा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन पता है क्या आएगा? देखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स कितनी लग रही है? आप बोलेंगे सर mg। डिस्प्लेसमेंट अभी कितनी हाइट से गिरे हो? मान लो h हाइट से, आप h हाइट की बिल्डिंग है वहां से कूदे हो आप, तो ये mgh हो गया, और cos 0 1 होता है। तो वर्क डन क्या आ रहा है? लो जी, इन्होंने तो साइन पूछा था, मैंने तो आपको बता भी दिया। वर्क डन क्या आएगा? mgh आएगा, और वो भी प्लस का आएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कितना होगा? mgh होगा। अरे सर ये तो देखा देखा लग रहा है mgh, ये तो सर अभी आपने शुरुआत में जब एक्सपेरिमेंट कराया था तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को mgh माना था। अरे हाँ हाँ भाई साहब, अगर किसी बॉडी को मैं h हाइट तक लेकर जाता हूं तो मैं कितना वर्क डन करता हूंगा? mgh ही तो करता हूंगा, तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई mgh। क्या बात है, फील आ रही है, चमक रही हैं चीजें। और वो mgh जब तुम यहां से कूदे तो जब नीचे आके भैया फूटोगे गुब्बारे की तरह, तो कितनी वेलोसिटी से गिरोगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। mgh को हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर देंगे। देखो ये तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे ये कहानी समझ में? और क्या कहा जा रहा है? अगर बॉडी स्लाइड कर रही है अगेंस्ट अ रफ सरफेस, अब अगर कोई रफ सरफेस है और उस पर कोई बॉडी मैं लेकर आ गया, अगर मैं कोई बॉडी लेकर आ गया, है ना, अभी ये सर्कुलर होगी तो कहानी कुछ और हो जाएगी, अभी मैं फ्लैट ही बॉडी लेकर आता हूँ, तो अगर ये मैं बॉडी को आगे मूव करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगती है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहे हैं, बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? मैंने कितनी बार बताया, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे, यहाँ पर थीटा क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? बताओ जरा क्या होगा? अरे डायरेक्ट लिख दूं क्या? नेगेटिव होगा यार।
है ना, अभी तो पढ़ाया, ये नेगेटिव होगा। चले आगे नेक्स्ट और देखो, अब ये आया हमारा है ना, ये तो सुपरमैन, अरे ये तो है सलमान का फैन। तो सुपरमैन ने क्या करा, सुपरमैन ने एक ट्रक को रोक दिया, ओहो, है ना, हिल पे से डाउन हिल पे भाई ट्रक चलता हुआ आ रहा था, तो सुपरमैन ने क्या करा, ट्रक को रोक दिया बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इज दिस एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क बीइंग डन? तो भाई क्या सुपरमैन की तुम तारीफ करोगे, सुपरमैन ने क्या कोई काम करा? तो जवाब आता है नहीं। सुपरमैन ने फोर्स लगा के ट्रक को रोक दिया, समझे? यहां भैया पहाड़ी से क्या आ रहा था, यहां ऊपर से ट्रक गिर रहा था, है ना, मतलब उसका मान लो ब्रेक व्रेक फेल हो गए, तो ये जो ट्रक है ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो यहां पर उड़ता उड़ता सुपरमैन आया। अब यार सुपरमैन कैसे बनाऊं, तो यहां पर फिलहाल उड़ता हुआ सुपरमैन आया हवा में, ठीक है। तो सुपरमैन ने क्या करा, सुपरमैन ने क्या करा, अपने हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से, ये हाथ कैसे मैं लेके जा रहा हूँ, तो दोबारा बनाता हूँ, है ना, ये जो अरे मैंने ऐसे कौन सा कहा था मैं पैब्लो पिकासो हूँ। तो फिलहाल अपने हाथों से सुपरमैन ने क्या करा, हाथ ये तो नीचे, चलो ये टांगे हो गई, ठीक है। तो ये क्या करा सुपरमैन ने हमारा, और अच्छा इसका वो तो उड़ा दूं मैं जरा, ठीक है, ये इसका वो है, इसका दुपट्टा है जो ये ओढ़ के उड़ता है ना। तो ये फिलहाल सुपरमैन ने क्या करा, ये ताकत लगा के, फोर्स लगा के ट्रक को यहाँ पर रोक दिया। तो मुझे ये बात बताओ, क्या सुपरमैन के फोर्स लगाने की वजह से ट्रक चला? नहीं, अरे ट्रक तो रुक गया, मतलब जैसे उसने हाथ लगाए ट्रक रुक गया एकदम। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? ना तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई उस डायरेक्शन हुआ, ऐसा तो नहीं मैं ऊपर ले गया उसे, और ना ही मैं अब उसको नीचे आने दे रहा हूं। तो भाई क्या होगा यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन भी जीरो हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, कोई वर्क डन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। आई बात समझ में? और देखो अब एक स्ट्रिंग है, ये भी वही बात, अब एक स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, है ना, एक वायर से, है ना, एक रोप से इरेजर को बांध के मैंने घुमाना शुरू कर दिया। अब ये मैं सर्कुलर मोशन करा रहा हूं, जैसे कि मैं कुछ लेकर आता हूं, कुछ घुमाने वाली चीज लेकर आए, ठीक है भाई, तो ये मैं लेकर आ गया, है ना, ये मैं लेकर आ गया। तो मान लो भाई ये मेरे पास रोप है, और ये रोप से बांध के मैंने इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। बताओ जरा, अब बताओ जरा, तो क्या कोई वर्क डन हो रहा होगा? क्या पूछ रहे हैं? इन दिस सिनेरियो क्या हमारा वर्क हुआ या नहीं हुआ, बताओ, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? क्यों? देखो भाई कहीं ना कहीं ये जो मेरा वायर है, ये जो वायर रेड कलर का तुम देख रहे हो, इसमें कहीं ना कहीं टेंशन तो आ रही होगी, खिंचाव तो आ रहा होगा, फोर्स तो लग रही होगी। तो ऐसा करने की वजह से क्या वर्क हुआ या नहीं हुआ? और जरा सीखते हैं, इस चीज को भी समझते हैं। तो यहां पर अगर मैं देखूं, तो अगर मैं उसको सर्कुलर मोशन में ऐसे घुमा रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहा था, तो कहीं पर भी पहुंच जाए, ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पर भी पहुंचा दूं, अगर मान लो यहाँ पर भी है, तो फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये मालूम है। सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो वायर के अंदर जो भी टेंशन लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, वो सेंटर की तरफ लग रही होगी। लेकिन जब ये ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर, इस जगह पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, परपेंडिकुलर होती है, या फिर मैं बोलूं टेंजेंट के अलॉन्ग होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहां पर अगर आप देखो तो सारे ही केस में मुझे फोर्स और वेलोसिटी, अरे जिधर वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल मुझे कितना दिख रहा है? मुझे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, मुझे परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो अगर ऐसा है तो यहां पर भी बच्चों थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। जब मैं वर्क डन निकालने चलूंगा, जब मैं एफ एस कॉस थीटा करूंगा, तो कॉस 90 हो जाएगा। तो फिर वही कहानी है, वर्क डन क्या हो गया? जीरो। मतलब याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारा वर्क डन जीरो होता है। किसकी वजह से? वर्क डन बाय टेंशन निकाल रहा हूं मैं ना, वर्क डन बाय वायर निकाल रहा हूं, तो ये भी देखो जीरो हो गया, ये भी देखो जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है? और देखें आगे, और देखें भाई कितने क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब देखो जरा, बाइसाइकिलिस्ट ने, है ना, साइकिल चला रहा है कोई, तो उसने क्या करा, उसने ब्रेक लगाए और स्लाइड करते हुए 10 मीटर डिस्टेंस कवर करते हुए उसकी गाड़ी रुक गई, साइकिल रुक गई उसकी। और इस प्रोसेस में जो फोर्स लगी, है ना, फोर्स ऑन द बाइसाइकिल ड्यू टू द रोड,
तो रोड की वजह से जाहिर सी बात है फ्रिक्शनल फोर्स लगी होगी बाइसाइकिल के ऊपर, तो वो लगी है 200 न्यूटन की। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि भाई ये रोड है, ये क्या है, ये हमारी ये साइकिल है। ठीक है, ये हमारी साइकिल है। अच्छा भाई, और तुम यहां बैठे हो साइकिल पर। ठीक है, तुम यहां बैठे हो साइकिल पर, क्या बात है, फिलहाल पैडल नहीं है तुम्हारी साइकिल के अंदर, मान लो इलेक्ट्रिक साइकिल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक साइकिल है तो है ना, तुमने जैसे ही ब्रेक लगाए, जैसे तुमने ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, तो साइकिल आपकी जब रुकी तो इस ग्राउंड ने आपकी साइकिल के ऊपर जो फोर्स लगाई होगी वो जाहिर सी बात है पीछे की तरफ लगाई होगी, तो वो कितनी लगाई है, वो फोर्स लगाई है 200 न्यूटन, तभी तो तुम रुके। लेकिन चले कितना आगे, अरे 10 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आगे की तरफ। तो यहां से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो जरा ध्यान से देखो, तो वर्क डन क्या आएगा सर, एफ एस कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर फोर्स 200, डिस्प्लेसमेंट हमारा 10, और ये हो जाएगा कॉस 180, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, आप जा आगे रहे हो और फोर्स पीछे लग रही है। तो ये तो आपका माइनस का 2000 जूल आना चाहिए, है ना, माइनस का 2000 जूली आना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होगे, पर ऐसा नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब ये क्या बात हुई सर, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बताओ बाय द साइकिल ऑन द रोड। ये क्या बात हुई सर, वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल सर माइनस का 2000 जूल आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड प्लस का 2000 जूल आ जाएगा। अरे हाँ सर ऐसा हो जाएगा, तो इसका मतलब सर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ए मार्क कर दोगे तुम। भाई ये भी गलत है, क्यों क्यों, अरे भाई वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड समझो, मतलब साइकिल ने रोड पर क्या वर्क डन करा, मतलब साइकिल ने कहीं ना कहीं रोड पर फोर्स लगाई होगी, हाँ ठीक है लगाई होगी, लेकिन क्या साइकिल की वजह से जब साइकिल ने रोड पर फोर्स लगाई तो क्या रोड चल पड़ा है, रोड आगे बढ़ गया, मतलब ये तो वही वाली गाना हो गया कि मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, अरे तो जमीन कौन सा चल रही है, जमीन तो रुकी हुई है भाई। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में पता है क्या है, इस सिनेरियो के लिए आपके लिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड पूछा जा रहा है, तो रोड पर कितना वर्क डन हुआ ये पूछा जा रहा है, तो रोड का तो भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होते ही वर्क डन जीरो हो जाता है। ये सारी बातें, ये सारी गलतियां तुम ना करो, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी की पूरी गलतियां कर करके दिखाई। ये बात अच्छे से समझ में आई, अगर अच्छे से समझ में आई तो मुझे बता दो जरा कमेंट बॉक्स में। और देखो भाई, अब ये वर्क की कहानी हो गई, और वर्क के बाद आता है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी कोई नई चीज नहीं है बच्चों, एनर्जी सेम वही है ना, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, ऐसा यूनिट जूल ही होती है। तो अब वर्क आप करते हो और वो वर्क अदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है चीजों के अंदर। जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी जो है किसी बॉडी में है जो उसको मूव करा दे लेकिन वो अभी रुकी हुई है, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन, और एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट में है कोई बॉडी तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और भी बहुत अदर फॉर्म की एनर्जी आती है। अब जैसे कि तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन होती हैं तो एनर्जी निकलती होगी, तो वो केमिकल एनर्जी भी हो गई, है ना। थर्मल एनर्जी हीट की वजह से निकलने वाली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी भी आसपास तुम्हारे है ही, न्यूक्लियर एनर्जी भाई न्यूक्लियर बॉम्ब से कितनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, अब तो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो ये सबके सब क्या एनर्जी तो है। अब वही वाली कहानी है, अब मैंने अगर ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने हैमर को उठाया, अब उठा के मैंने क्या करा, अब उठाया तो मतलब मेरे हाथ में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर मैं मारू भी नहीं, अगर मैं छोड़ भी दूं हैमर को इस नेल के ऊपर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो नेल है, वो कील जो है वो इस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी। तो मैंने क्या करा, पहले ये थी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई किसके, हैमर के, और वो काइनेटिक एनर्जी हैमर की कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, है ना, इस नेल को अंदर करा दिया। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसके सम को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना
टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमेशा, वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होती है। ये बात पूरी के पूरी 11 12 क्लास की फिजिक्स खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बात तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। बात समझ में आई? अब एक आ जाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी जरा सिखा देता हूँ, है ना। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई, अगर कोई मान लो गाड़ी है ना, कोई मान लो गाड़ी है, अब वो गाड़ी चल रही है कुछ कम वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, ठीक है, गाड़ी तुम्हारी कुछ यू वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, लेकिन तुम धक्का लगा रहे हो अभी। तो अब धक्का लगाते लगाते अगर तुमने ज्यादा ही ताकत लगानी शुरू कर दी गाड़ी पे, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पहले गाड़ी यू वेलोसिटी से चल रही थी, अब आपने एकदम से जैसी फोर्स लगाई, तो आपके फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, उस गाड़ी की वेलोसिटी u से बढ़ के मान लो v हो गई, 5 मीटर पर सेकंड से मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया। वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आया मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अरे ये तो बात हमें मालूम है, क्योंकि अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कब आती है, जब बॉडी चल रही होती है, तभी तो वेलोसिटी आता है उसके फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² है, ठीक है सर है। तो अभी इनिशियली उसके अंदर हाफ mu² एनर्जी थी, बाद में हाफ mv² हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। और वो किसकी वजह से आया, क्योंकि आपने कुछ फोर्स लगाई है, आपने कुछ वर्क डन करा है, मतलब आपका करा गया वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही आपके वर्क डन के बराबर आएगा। या फिर मैं इसको बोलूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mu², इसके बराबर आएगा। बच्चों इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इसी को ही हम बोलते हैं गीला। गीला मतलब इसी को हम बोलते हैं वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत अच्छे से समझ लो, 11 में ये तुम दोबारा से आके पढ़ोगे। ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको बता दिया। अरे भाई याद रखना, नेचर का यार नियम है, अगर तुम्हें कभी चीजें खुद ब खुद चलती भी चाहिए, तो तुम्हें एक टाइम पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि तुम उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। ये मैं अपनी खुद की ही है ना ऑब्जर्व करी हुई मैं बात बता रहा हूँ। कभी कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ बच्चों ऐसा भी होगा कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा करोगे, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि तुम मेहनत बहुत ज्यादा नहीं कर रहे होगे, लेकिन रिजल्ट बहुत मिल रहा होगा। याद रखना, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग सबसे नीचे लेवल पर होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग जितने ऊपर लेवल पर होते हैं उतनी कम मेहनत होती है, ठीक है। कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो भाई एक होता है सीईओ, है ना, फिर उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, है ना, पहले टीम लीडर आते हैं, फिर उसके नीचे एम्प्लॉयज होते हैं। जो सबसे ज्यादा काम कौन करता है, एम्प्लॉयज काम करते हैं। सबसे कम सैलरी किसकी होती है, एम्प्लॉयज की होती है। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, सीईओ कमाता है। वो अगर एक महीने छुट्टी पर भी चला जाए तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी, वो अलग बात है, टेंशन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कंपनी चलती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा भी वही कमाता है। लेकिन याद रखना, वो जो आज कभी सीईओ बन के बैठा है, कंपनी का मालिक बन के बैठा है, वो भी कभी ना कभी एम्प्लॉय तो था। तो याद रखना, नेचर में जब तुम कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा एफर्ट डालोगे, तो एनर्जी तुम्हारी बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम एनर्जी कम अपनी यूज कर रहे होगे, लेकिन रिजल्ट ज्यादा मिल रहा होगा। यही तो है नेचर का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जैसे ये साइकिल है, तो अब इस साइकिल से तुम्हें अगर पहाड़ पर चढ़ना है, तो शुरुआत में तो तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तुम पैडल बहुत ज्यादा लगाओगे, बहुत ज्यादा ताकत लगाओगे, लेकिन मूवमेंट तुम्हारा बहुत कम होगा। और हर इंसान को इस फेज से गुजरना पड़ता है। जो यहां हार गया वो भैया आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो याद रखना, पहले तुम भैया एनर्जी लगाओगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाओगे, और वो अभी तुम दे रहे हो कौन सी एनर्जी, वो अभी तुम वर्क डन कर रहे हो, और वर्क डन करते करते, काम करते 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 तुम यहाँ पर टॉप पर पहुंच गए। अब तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी है, अब तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी आ गई, ये जितना भी तुमने इतने साल काम करा, ये जितने भी तुमने इतने साल ये पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई पैसा मिल रहा है? अरे पढ़ तो तुम पैसों के लिए रहे हो, इनकम के लिए रहे हो, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रहे हो, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा।
तो अभी तुम क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, और तुम जितना ज्यादा वर्क करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, वो स्टोर होता जाएगा, उतने ऊंचे पहाड़ पर तुम पहुंच जाओगे, और जितने ऊंचे पहाड़ पर जब तुम पहुंच गए तो उतनी ज्यादा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर करने का जज्बा है, उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर टैलेंट और स्किल है। अब उसके बाद तुमने एक पेडल भी मारा, तो अब तो गाड़ी बहुत तेजी से खुद ही आगे बढ़ेगी। समझ रहे हो, गाड़ी बहुत तेजी से खुद ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि फिर वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। मतलब अब ये वो साइकिल आ जाएगी जहां पर अब तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा होगा। याद रखना, अगर चीजें खुद ब खुद आगे चल रही हैं, मैं फिलोसफी पढ़ाने लगा तुम लोगों को, लेकिन याद रखना, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी कि अगर चीजें खुद ब खुद आगे बढ़ रही हैं तो याद रखना, खुद ब खुद आदमी ऊपर नहीं जाता, नीचे ही आता है। ऊपर जाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट तो हो रही है, लेकिन तुम अब नीचे आ रहे हो। तो बिना काम करे बहुत लंबी गाड़ी नहीं चलेगी, फिर से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी, सीईओ को भी करनी पड़ती है कंपनी के। ठीक है, तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो है, यही तो है। साइकिल घूमती है बच्चों पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, इस तरह से तुमने आज तक नहीं समझा होगा, मैंने आज कुछ अलग तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश करी। तो टोटल एनर्जी लेकिन हमेशा नेचर के अंदर कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे कि मैं बात करूं, ये मेरा स्टूडियो रूम है, तो ये रूम को मैं बोलता हूं सिस्टम। तो अब ये जो सिस्टम है, तो इसके अंदर भाई मैं जो बोल रहा हूं, वो एनर्जी है। ये जो लाइट जल रही है ये एनर्जी है। ये जो फैन और एसी चल रहा है ये एनर्जी है। लेकिन ये जो भी एनर्जी है वो है तो इस रूम के अंदर ही, बाहर तो नहीं जा रही, अगर मैं एजम्पशंस मानूं तो इस रूम के अंदर जितनी भी एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या, पोटेंशियल टू काइनेटिक हो जाएगा, केमिकल टू थर्मल हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होंगी और हीट निकल जाती है रिएक्शंस के थ्रू, तो वो थर्मल एनर्जी हो गया, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी सेम रहेगी। ठीक, लेकिन ये सारी बात हो रही है अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्स होती हैं, वो ऐसी फोर्स होती हैं बच्चों जो डिपेंड नहीं करती पाथ पर। मतलब अरे इस पेन को मैं सीधा भी ऊपर लेकर चले जाऊं तो भी इसके अंदर उतनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और मैं ऐसे घुमाते घुमाते लहराते ऐसे ऐसे करके भी लेकर जाऊं तो भी उतनी एनर्जी आएगी, क्योंकि हाइट तो सेम ही रही यहां से यहां तक। तो ये ग्रेविटेशनल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जैसे कि हमारा फ्रिक्शन हो गया। अगर मैं इस बोर्ड पर इस पेन को यहां से, है ना, इस पेन को मैं यहां से यहां लेकर जा रहा हूं तो फ्रिक्शन आया होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कम आया होगा। लेकिन अगर मैं इस पेन को ऐसे ऐसे लहराते ऐसे करते और फिर मैं यहाँ पर लेके जाऊं तो अब फ्रिक्शन ज्यादा आया होगा, अब एनर्जी का यूज ज्यादा हुआ होगा। तो ये हमारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पाथ पर डिपेंड करती हैं, इसमें हमारे कोई ना कोई एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे फ्रिक्शन में हमारा फ्रिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो हमारी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहती, नेचर में कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर सिस्टम में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स लाइक जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, तो भाई वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जैसे कि हीट हो गया, लेकिन टोटल एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड ही रहेगी। आओ अब जरा कुछ क्वेश्चन है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको जरा दिखाता हूँ। ये जेईई मेंस में आया वो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक ट्यूब ले ली इन्होंने, ठीक है, एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर आपने एक ब्लॉक को रख दिया, ये है एक ब्लॉक जिसका मास 1 kg है, और आपने उसको यहाँ वेलोसिटी दी है 22 मीटर पर सेकेंड की, और इस सर्कुलर ट्यूब को जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है क्योंकि डायमीटर 30 है। तो अगर मैं यहाँ से 22 मीटर पर सेकेंड से फेंकता हूँ तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक सर्कुलर ट्यूब जिसकी एवरेज रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसकी इनर वॉल रफ है, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शन आएगा। वर्टिकल प्लेन में मतलब ऐसे ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकली रखा हुआ है। ब्लॉक का मास 1 kg है। अच्छा, ब्लॉक को 22 मीटर पर सेकेंड से मैंने आगे की तरफ वेलोसिटी दी, तो जाहिर सी बात है ब्लॉक घूमेगा,
और घूमता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाई फ्रिक्शन है तो एनर्जी का लॉस होता रहेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ऑस्सिलेशन, 5 चक्कर लगाने के बाद ब्लॉक कहाँ आके रुक गया, नीचे बॉटम पर आके रुक गया। मतलब यहां से निकल के वो कहाँ आके रुक गया, वो यहाँ कहीं नीचे आके रुक गया। बताओ जरा, बताओ जरा इस ट्यूब ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया होगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है भाई, इनिशियली जब मैंने ब्लॉक को छोड़ा, फेंका, तो 22 मीटर पर सेकंड से फेंका, मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है। बोलो हाँ या ना, अरे है या नहीं है, बिल्कुल है। और बाद में कह रहे हैं कि ब्लॉक नीचे आके रुक गया, स्टॉप आफ्टर 5 ऑस्सिलेशन। तो जब नीचे आके रुक गए तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल 0 हो गई। तो अब मैं, बड़ा सिंपल सी बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वेट, फिर से लगाते हैं गीला थ्योरम। तो गीला थ्योरम क्या कहता है बच्चों, वो ये कहता है हमसे कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब यहां पर वर्क डन जो है वो दो है, एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है और एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन है। ये दोनों वर्क डन हो रहे हैं ना। अरे जब ये नीचे जाके ऊपर भी तो आ रहा होगा तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी तो हो रहा होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी बच्चों mgh होगा, क्योंकि मैंने बताया कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वो डिपेंड नहीं करती कि भाई कैसे घूमे, तुम चले यहां से पहुंचे यहां पर, तो कितनी हाइट, कितनी हाइट नीचे आ गए, h हाइट, जो कि मेरे लिए अभी 30 सेंटीमीटर होती हुई लग रही है मुझे, ठीक है, डायमीटर के अबाउट। तो हाइट मेरा 30 सेंटीमीटर, तो mgh हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन यही तो आपको निकालना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अरे तुम रुक गए थे तो 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा या अब भी नहीं होगा, बोलो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ रहा है, देखो, माइनस का हाफ mv स्क्वायर और माइनस का mgh। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें, तो माइनस का साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो हाफ मास 1 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर आई थिंक 484, प्लस माइनस क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया है mgh, तो मास है 1, g होता है 10 दे रखा है, तो ये 10, और हाइट आ रही है बच्चों 30 सेंटीमीटर, मतलब 30/100, 30/100। तो ये सॉल्व कर कर आके मेरा वर्क डन बाय फ्रिक्शन आई थिंक आ रहा है माइनस का 245 जूल्स, ठीक है, माइनस का क्या आ रहा है 245 जूल्स आ रहा है। इतना वर्क डन करा होगा फ्रिक्शन ने, जो मुझे निकालना था। जो वर्क डन बाय ट्यूब ऑन द ब्लॉक ना, अरे ट्यूब ने कितना वर्क करा ब्लॉक पर, अरे ट्यूब क्या कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगा रही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही पूछा था। ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। चले आगे, हो गया भाई, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और देख लें और क्या हो रहा है भाई, एनर्जी क्या होती है। तो मैंने क्या बताया कि भाई एनर्जी और वर्क डन कहीं ना कहीं सेम ही बात है, बस एनर्जी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। एनर्जी का मतलब भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने काम कर दिया, वर्क डन कर दिया, लेकिन मेरे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, इसको मैं एनर्जी बोलूंगा। मैं कितना काम कर सकता हूँ। अरे मेरे अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी उतनी कि मैं इस, है ना, मेरे अगर अंदर एनर्जी ही नहीं होगी इतनी कि जितना वर्क डन चाहिए इस बैग को ऊपर उठाने के लिए, तो मैं बैग ऊपर उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा। मतलब कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि भाई वर्क डन का मतलब ये है कि एनर्जी, या फिर मैं बोलूं एनर्जी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एनर्जी का मतलब ये है कि वर्क को करने की मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब वही बात है कि अगर बॉडी के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी इंसान के अंदर एनर्जी होगी, वो एबल होगा उतना काम करने के लिए, तो वो उतना काम कर पाएगा। भाई मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस दीवार पर, है ना, इस दीवार पर फोर्स लगा के इसको मैं आगे बढ़ा सकूं, मेरे अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा कि वर्क हो नहीं सकता। अरे बुलडोजर लेकर आओ, क्रेन लेकर आओ, दीवार का पूरा घर भी उड़ा के ले जाएगी, ठीक है, योगी बाबा जिंदाबाद, समझ रहे हो। फिलहाल और देखो अब क्या कहा जा रहा है, बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन वैक्यूम, अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में अगर ध्यान से सुन लेना, तो कौन सी क्वांटिटी भाई रिमेन कांस्टेंट रहेगी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
बताओ जरा कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मोमेंटम। तो आंसर क्या होगा भाई? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बताया था टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि जब आप किसी बॉडी को छोड़ोगे तो डेफिनेटली वो नीचे आ रही है, तो उसकी हाइट कम होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और देखें, अब देखो ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, ये कम समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि जेईई मेंस में इसी साल ये क्वेश्चन आया था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर ये मैं ग्राउंड लेकर आता हूँ, है ना, ये ग्राउंड लेकर आए हम। अब इस ग्राउंड से मैंने एक बॉल को फेंका, ठीक है, कितना एंगल पर भाई? देखो कितना एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर। तो अगर ग्राउंड से मैंने बॉल को फेंका 60 डिग्री के एंगल पर, मान लो u वेलोसिटी से, तो कहा जा रहा है कि उस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी है के ई। मतलब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर होगी, क्योंकि मैंने u वेलोसिटी से फेंका है, तो वो मैंने k मान लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब, अरे किसी बॉडी को ऐसे फेंकते हो तो ऐसे जाके ऐसे गिरती है, प्रोजेक्टाइल मोशन वैसा मैंने तुम्हें थोड़ा सा पढ़ाया है, मोशन इन द प्लेन में, तो ऐसे जाके यहाँ पर गिरेगी। तो जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो रहती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी वो आती है u cos थीटा। याद रखना कैसे आती है, वो सारी बातें तुम पढ़ोगे, समझ रहे हो? हाईएस्ट पॉइंट पर y एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो जो भी रहेगी वो x एक्सिस में रहेगी। और देखो जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया था, ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ऐसे u cos 60 ऐसे कहलाता है, ऊपर u sin 60, इधर u cos 60, जैसे मैंने फोर्स का बताया था। तो फिलहाल ये u cos थीटा हो गया। तो मुझे ये बात मालूम है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी u नहीं है, u cos थीटा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो हाफ m u स्क्वायर नहीं होगा, वो u cos 60 का होल स्क्वायर होगा। मतलब हाफ m u स्क्वायर, और cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। और हाफ m u स्क्वायर तो पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वो पुराने वाले की डिवाइडेड बाय 4 आ रही है। क्या आ रही है? पुराने वाले की डिवाइडेड बाय 4 आ रही है। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस इतनी सी बात है। देख ले भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और देख लो, अब यहाँ पर ये 4 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल ए बी सी डी, और 4 पार्टिकल का मास m/2 m 2m 4m ये दे रखा है, और कहा जा रहा है कि सबका मोमेंटम सेम है। सबका क्या सेम है? मोमेंटम सेम है। तो बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी? अब देखो इस क्वेश्चन को करने का मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ तुम्हें। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है, नहीं मालूम है तो बता दिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है, अरे हाफ एम वी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो कोई तकलीफ है किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं? करा दिया तो करा दिया, हमारी मर्जी भाई, ऊपर कराओ नीचे कराओ सेम ही बात रहेगी। लेकिन अगर ऐसा करा दिया तो ये बच्चों एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे 2m हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये एम वी का होल स्क्वायर हो गया और नीचे 2m रह गया। मतलब अरे एम वी का स्क्वायर तो मतलब मोमेंटम होता है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सर पी स्क्वायर बाय 2m होती है। हाँ, ये बात समझ में आ रही है सर। अब देखो क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम कांस्टेंट दे रखा है, तो अगर मोमेंट देखो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, तो तुम इक्वल लाते हो तो साथ में कुछ कांस्टेंट भी आता है। अब यहाँ पर अगर मैंने कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। देखो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, और दे रखा है क्वेश्चन में मोमेंटम कांस्टेंट है, तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो समझते ही हो कि मास के उल्टा है, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है और 2 हटा दो। तो जिसका मास, मुझे क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी किसकी मैक्सिमम है, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका मास सबसे यहाँ पर कम होगा। अब कोई नॉर्मल बच्चा अगर आएगा तो वो तो ये बोलेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है भाई। तो सर जिसका मास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसके साथ, तो इसका होना चाहिए 4m वाली की काइनेटिक एनर्जी। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आपसे ये कौन सा बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? वो तो तुम तब कह सकते हो कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब ए वाले की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि ए वाले का मास था m/2। समझे बात, समझे बात। ये 24 का आया वो क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन। और देखो अब अगर कार एक्सेलरेट करी बच्चों u वेलोसिटी से, है ना, मतलब u वेलोसिटी पर रेस्ट से, मतलब गाड़ी जो है हमारी, है ना, गड्डियां ऊंचियां रखिया जो है, तो ये जो हमारी गड्डी है बच्चों, ठीक है, ये जो मैं गड्डी लेकर आया, ये जो गड्डी है इनिशियली 0 वेलोसिटी पर थी, तो 0 से u वेलोसिटी पर ही आई। और ऐसा करने में कितनी एनर्जी का यूज हुआ भाई, ई एनर्जी का यूज हुआ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम मालूम है, वर्क डन किसके बराबर सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर। तो कितनी एनर्जी यूज करी तुमने भैया, एनर्जी लगा दी ई। तो जब ई एनर्जी लगाई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mu², और इनिशियली तो रुका ही हुई थी गाड़ी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, मतलब E इज इक्वल्स टू हाफ mu² आ गया। इसको अभी हम संभाल के रखेंगे, इसको अभी हम संभाल के रखेंगे। अभी तो देखो भैया, अभी तो जरा और सुनो, अभी इतना ही नहीं, अभी और सुनिए क्या। अब कार जो है वो u से वेलोसिटी हो गई उसकी 2u, तो अब कितनी एनर्जी दी होगी ये बताना है। अच्छा, तो अब कार की हमारी वेलोसिटी, जो कार है हमारी, अब इसकी वेलोसिटी बच्चों u से 2u हो गई। फिर से वो लगा दूं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हाफ m 2u का होल स्क्वायर माइनस हाफ m u का होल स्क्वायर। 2u का होल स्क्वायर बच्चों मुझे देगा 4u²। तो जब आप ये करोगे, तो ये हाफ m मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 4u का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बचा, तो ये आ रहा है 3 इंटू हाफ mu²। क्या आ रहा है, 3 इंटू हाफ mu²। अब ये वर्क डन आ रहा है, मतलब हाफ mu² क्या था, पुरानी वाली एनर्जी E, तो मतलब अब जो वर्क डन आ रहा है, वो 3E आ रहा है। नहीं समझे, अरे भाई फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन के बराबर, तो फाइनल हाफ m 2u का होल स्क्वायर माइनस हाफ mu²। ये जब मैंने करा तो ये 3 इंटू हाफ mu² आया ना, और हाफ mu² तो E था पुराने वाली एनर्जी। तो अब जो वर्क डन आएगा, अब जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी u से 2u वेलोसिटी करने में, वो अब ऐसा नहीं कि 2e देनी पड़ेगी, E था तो 0 से u पर लाने में E देनी पड़ी, तो u से 2u लाने पे एक और E, सर 2e दे दो, ऐसा नहीं होता। कितनी देनी पड़ेगी, 3e एनर्जी देनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू है ना, ne आ रहा है ना, तो n की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन 2023 का, आप देख लो, ठीक है। कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ ब्रिज कोर्स चल रहा है, लेकिन तुम जेईई मेंस के क्वेश्चन कर पा रहे हो। सोचो अगर पूरा चैप्टर तमीज से अगर मैंने पढ़ा दिया, एडवांस तक फोड़ जाओगे तुम लोग। और जरा और देखते हैं भाई, एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस 1 मीटर है। देखो जरा, ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की बातें आ गई इसमें, समझा देते हैं, सीख लोगे। तो एक सर्कुलर मोशन में जिसकी रेडियस 1 मीटर है, बॉडी घूम रही है जिसका मास 5 kg है, ठीक है। जिसका मास क्या है, इसका मास 5 kg है। कितने चक्कर लगा रहे हैं भाई, 300 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ। देखो मुद्दे की बात तो ये है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, बाकी सब कुछ है, तो वेलोसिटी कैसे निकालो। तो जरा ये समझो, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 300 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा सोचो। 1 मिनट में होते हैं सर 60 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड अगर मुझे निकालना हो तो क्या करोगे, 300 को 60 से डिवाइड करोगे। अरे यार 1 मिनट में 300, या फिर मैं बोलूं 60 सेकंड में 300, तो फिर मैं कह सकता हूँ 1 सेकंड में कितने, अरे 300 डिवाइड बाय 60, ये तो बच्चों वाली बात है, तो 5 आ रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड बच्चों, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
कितने चक्कर लगाए एक सेकंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये याद रखना, याद रखना। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई भैया 5। क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 5। जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो यू विल नो डैट। या फिर मैं ऐसे भी बोलूं क्या, कैसे बोलूं, देखो ऐसे बोल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड, इतना तो कहीं सुना ही होगा तुमने। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 1/5 आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी देखो कैसे निकालूंगा। जब मैं यहां पर घूम रहा हूं तो टाइम पीरियड मेरा 1/5 सेकेंड आया। टाइम पीरियड अगर 1/5 सेकेंड आया, टाइम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक चक्कर लगाने में इतना समय लगा, तो एक चक्कर लगाने में मुझे 1/5 सेकेंड लग रहे हैं। तो मेरी वेलोसिटी क्या आएगी वो तो मैं निकाल सकता हूँ ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब अगर मैं घूमा तो घूम के यहां पर आने में कितना मैंने डिस्टेंस कवर किया होगा, कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस मतलब 2πr अपॉन टाइम। अब तो हो गया क्वेश्चन, ये अब भी नहीं हुआ तो देख लो, ये 2π रेडियस 1 है और टाइम पीरियड मेरा 1/5 है। तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई में आके ये 10π बन गया भाई। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये 1/2 m का मतलब 5 है, और वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 10π का होल स्क्वायर, तो वो 100π स्क्वायर हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अब तो गया क्वेश्चन, या अब भी नहीं गया। देखो 2 × 50 100 हो गया, तो ये 250π स्क्वायर आ गया। और मैंने बड़े आसान तरीके से बता दिया, वरना इसका एक और आसान तरीका है, लेकिन वो तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पता होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिलहाल अभी इतना देख लो अच्छे से, आई थिंक बातें समझ में आ गई होंगी। चले आगे, बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन था। और जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पावर की। पावर क्या है, देखो एनर्जी जो मेरे अंदर है, अब वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन मैं कितने टाइम में कर सकता हूं, है ना। मतलब एक तो वो वाली कहानी है ना, मान लो 2 बच्चे हैं ना, एक गुड्डू है और एक बंटी है। तो गुड्डू को अगर मैं काम दूं कि भाई तुम्हें जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 100 ब्रिक्स 100 चौके रखे हुए हैं, तो तुम्हें गुड्डू को भाई मैंने काम दिया कि भाई तुम्हें ये 100 चौके उठा के ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर लेकर आने। और गुड्डू के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो कर लेगा। गुड्डू जो है वो सुबह को उठते ही 10 पराठे खाता है ना, देसी घी के। तो इतनी एनर्जी तो उसके अंदर है। लेकिन एक है हमारे पास बंटी। बंटी जो है वो सुबह में उठ के खाता है 2 ब्रेड पीनट बटर लगा के, ठीक है। वो मतलब वो जो है वो मॉडर्न जमाने का बच्चा है। तो उसके पास भी इतनी एनर्जी तो है कि वो 100 ब्रिक्स को उठा के ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेकर आएगा। और मैंने दोनों को ये काम दिया, ठीक है, दिया। तो जब दोनों ने सेम टाइम पर शुरुआत करी, तो मैंने ये देखा कि 2 घंटे में ही 100 ब्रिक्स उठा के गुड्डू जो है वो सेकंड फ्लोर पर ले आया। लेकिन बंटी को पूरे का पूरे 10 घंटे लग गए ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लाने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दोनों में से वर्क किसने ज्यादा करा, तो जवाब ये आएगा यार वर्क तो दोनों ने सेम ही करा है, क्योंकि दोनों सेम ही मास का ऑब्जेक्ट सेम ही हाइट पर लेकर आए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में पावर किसमें ज्यादा है, तो पावर तो भाई गुड्डू में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उसने वही काम कम टाइम में कर दिया, और बंटी ने वही काम बहुत ज्यादा टाइम में करा। अरे तभी तो बंटी का साबुन स्लो है बच्चों, समझ रहे हो। और तभी तो गुड्डू भैया हमारे, है ना, गुड्डू भैया ही है, समझ रहे हो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो पावर का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा वर्क कर पाओगे उतनी ज्यादा पावर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और कितने कम टाइम में कर पाओगे तो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम ऐसे बनता है। तो पावर की अब यूनिट क्या हो जाएगी, देखो वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या आनी चाहिए, जूल पर सेकंड आनी चाहिए। लेकिन हम पावर की यूनिट जूल पर सेकंड नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। और कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करा जाता है, समझ में आई बात। तो 1 जूल पर सेकंड वॉट के बराबर हो जाता है।
या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 वॉट। सीखते जाओ जरा। तो 1 जूल का मतलब ये भी हो सकता है 1 वॉट इंटू सेकेंड। 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड क्या हो गया, ये भी हमारा 1 जूल का मतलब होता है। इस तरह से बच्चों को चीजें बहुत कम ही से मालूम होती हैं, तो ये जरा अच्छे से देखो। 1 जूल का मतलब भी एक 1 वॉट इंटू सेकेंड होता है। जैसे अभी अभी सुनते जाओ जरा। भाई आपके घर में वो जो मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर है ना, तो वो यूनिट बनाता है और उस यूनिट के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है ना। तो अब उस मीटर का जो एक यूनिट बनता है, तो वो तो मीटर तो कैलकुलेट कहीं ना कहीं एनर्जी करता होगा ना, कितनी एनर्जी होगी। ठीक, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, लाओ जरा एक्स्ट्रा बातें हैं जरा बता दूं, काम में आएंगे तुम्हारे। तो वो जो 1 यूनिट बनाता है ना आपका इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर जो है आपके घरों में, तो वो जो 1 यूनिट बनाता है, तो 1 यूनिट का मतलब पता है क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब अगर 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे में चलाऊं तो 1 यूनिट बन जाएगा। जैसे कि भाई मेरा एसी लगा हुआ है यहाँ पर, तो 1 टन का एसी है, तो मैं मान रहा हूं कि भाई 1000 वॉट का वो एसी है। तो अगर 1 घंटे में एसी चलाता हूं तो 1 घंटे एसी मैंने चलाया, 1 टन का एसी है मतलब 1000 वॉट का। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट एनर्जी का यूज हुआ और 1 घंटे तक यूज हुआ, तो वो मुझे दे देगा 1 यूनिट। तो 1 घंटा एसी चला के मेरा 1 यूनिट बन रहा है और 1 यूनिट 10 रुपए का है, तो 1 घंटा एसी चलाने का खर्चा मेरा 10 रुपए का आता है। समझ रहा है? तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपने घर की यूनिट। तो ये एनर्जी है बच्चों। 1 किलोवाट आवर बच्चों को लगता है पावर की यूनिट है, नहीं नहीं नहीं, एनर्जी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर। अच्छा इसको और तरीके से लिखूं तो 1 किलोवाट आवर को देखो, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट हो गया। हाँ जी सर हो गया। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड लिख दिया मैंने। तो ये 36 के आगे कितने 5 जीरो, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁶, तो वॉट सेकंड आया। और वॉट सेकंड को तो आप जूल बोलते हो, मतलब वो जो रिलेशन होती है ना 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं, तो ऐसे तो आती है। देख लो बड़ी काम की बात है, ये बड़ी काम की बात है, देख लो इसे। बात समझ में आई? तो वर्क के स्टैंडर्ड यूनिट मैंने बता दिया जूल होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड होना चाहिए था, लेकिन हम इसको वॉट बोलते हैं और कैपिटल डब्ल्यू से इसको डिनोट करा जाता है। इसके अलावा क्वांटिटी है भैया, पावर भी हमारी है ना, इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। क्या क्या यूनिट होती है, वॉट तो होती है मैंने बता दिया, ये तो मैंने बता दिया। और भी बहुत सारी पावर की बहुत सारी यूनिट होती है बच्चों, है ना। एक हॉर्स पावर भी आता है जो गाड़ियों में देखते होगे, तो वो हॉर्स पावर का मतलब क्या है 746 वॉट होता है। और भी पावर की यूनिट है हमारी। अच्छा पावर भी 2 टाइप की होती है, एक एवरेज पावर और एक इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब अगर मैं पावर को ऐसे लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन, है ना, टोटल वर्क डन कितना हुआ और टोटल कितने टाइम में हुआ, तो ये जो पावर बच्चों आती है ये एवरेज पावर कहलाती है। ठीक है, पूरे सिस्टम में जो भी जितना काम हुआ और वो कितनी देर में हुआ, उसको करके वो एवरेज पावर आता है, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी आती थी। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या पावर डिलीवर हो रही है, तो उसमें क्या होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। तो उसको हम ऐसे लिखते हैं dw/dt, मतलब वर्क डन को जब टाइम के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट कर दोगे। ये अभी बाद में समझ में आएगी बात है, डिफरेंशिएशन जब तुम मैथ्स में पढ़ोगे। फिलहाल इतना समझ लो कि यहाँ पर वर्क डन का चेंज बहुत छोटा, और वो जो कि बहुत छोटे टाइम में आया है, तो आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की पावर वो दे देगा, उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, है ना। पावर फॉर ए स्पेसिफिक मोमेंट इंस्टेंटेनियस पावर, और टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो हमारी एवरेज पावर। अब देख लो जरा, ये क्वेश्चन है कि भाई 60 वॉट का बल्ब है, 24 घंटे तक चलाया आपने एक दिन में, और दूसरा 60 वॉट का बल्ब आपने 12 घंटे के लिए चलाया, तो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई दोनों बल्ब के थ्रू? बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो हमारा समझो, पावर अगर वर्क डन अपॉन टाइम है, या फिर वर्क डन में बोलूं तो पावर इनटू टाइम हो जाएगा, और वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो बात तो एक ही है यार। तो अब एनर्जी
पावर इंटू टाइम आ रही है। तो पहले वाले बल्ब की अगर मैं बात करूं तो पावर 60 और टाइम हो गया भाई उसका 24 आवर है, तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई कराओगे सेकंड में करने के लिए। तो इतनी एनर्जी पहले वाले बल्ब से। और दूसरे वाले बल्ब की अगर मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, तो वो भी 60 वॉट का बल्ब है। कितनी देर चल रहा है दिन में वो? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितने सेकंड हो गए? तो टाइम से मल्टीप्लाई कराने का मतलब फिर से वही 3600 सेकंड। कहानी समझ में आ रही होगी। अब कॉमन ले लूं। क्या कॉमन लिया मैंने? 60 इंटू 3600 तो कॉमन आ ही रहा है, साथ में 12 भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 1। अब तुम यार करते रहना ना, ये 60 इंटू 3600 इंटू 12 इंटू 3, ये जो भी करके आएगा इतने जूल्स एनर्जी यूज हो गई, इतने जूल्स एनर्जी यूज हो गई। किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो। ये जूल आया, मैंने रिलेशन बता दिया कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होते हैं। तो किलोवाट आवर में अगर निकालना है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ और दे रखा है, ये गलत है यार, ये इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और दे रखा है, उसको छोड़ो। मैंने जो बताया वो बिल्कुल सही है। और देख लो, अब एक क्रेन है। अब एक क्रेन क्या कर रही है? उस क्रेन ने 100 kg के मास को 10 मीटर की हाइट तक उठा दिया 20 सेकंड में। मतलब एक क्रेन ने 100 kg के मास को 10 मीटर की हाइट पर उठाया, तो पहले कितना वर्क डन करा? वर्क डन का मतलब mgh, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो m 100, g 10 मान लेते हैं, और हाइट कितनी हाइट तक उठाया? 10। तो ये कितना आ गया? 1 2 3 4, इतने जूल का वर्क डन हो गया। और पावर चाहिए तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो भैया 10,000 डिवाइडेड बाय टाइम 20, तो ये गया, तो ये कितना आ रहा है? ये 500 वॉट आ रहा है। जी की वैल्यू को 9.8 लोगे तो शायद वो 498 वॉट आएगा। हाँ 490 जो भी है। फिलहाल मैंने यहाँ पर जी की वैल्यू को 10 लिया था, समझिए बात। और देख लो भाई, अब ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम लोड जो कि एक हमारा एलिवेटर मतलब लिफ्ट उठा सकती है वो है 1400 kg का। ठीक है, जिसमें 600 किलो पैसेंजर का और 800 किलो एलिवेटर का अपना खुद का मास हो गया। तो 1400 kg का वेट मतलब मास एक एलिवेटर उठा पा रहा है, और ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और ऊपर जाने में फ्रिक्शनल फोर्स भी साथ में लग रही होगी, जाहिर सी बात है। तो 2000 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही है। तो मैक्सिमम कितनी पावर यूज में आएगी ये बताना है। देखो जरा ध्यान से समझना, पावर का फॉर्मूला मैंने वर्क डन अपॉन टाइम आपको पढ़ाया, और वर्क डन को मैंने शुरू से आज क्लास में ये तो पढ़ा रहा हूँ कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया? अरे ये तो वेलोसिटी हो गया। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी भी बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। तो अब कितनी फोर्स लग रही है? तो देखो 1400 kg का तो एलिवेटर विद इंक्लूडिंग मास हो गया, ये एलिवेटर, और इसके अंदर भाई बहुत सारे हैं लोग। ठीक है, तो सबका मिला के वेट कितना आ रहा होगा? तो 1400 तो मास है, तो mg, एक जीरो और लगा दिया, तो इतने 14,000 न्यूटन का तो वेट है नीचे। नहीं समझे तुम? अरे वेट होता है mg, तो मास 1400 और जी की वैल्यू 10, तो 14,000 न्यूटन इतना वेट है। इसको उठाना पड़ रहा है और 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहे हो। साथ में फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रही है 2000 न्यूटन की, उसको भी आपको ओवरकम करना है। तो जो अब मैंने आपको पावर का फॉर्मूला बना के दिया ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स कितनी लग रही है? तो पहले तो 14,000 वेट की, साथ में 2000 न्यूटन आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी लगानी पड़ेगी, इंटू वेलोसिटी। इंटू वेलोसिटी का मतलब 3 मीटर पर सेकंड, जो कि मुझे दे रखा था। तो गया ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 16,000 इंटू 3, डेट इज 48,000 वॉट पावर आएगी, है ना। ये फिर देखें तो ये 48 किलो वॉट नहीं हो जाएगा? 1000 को मैंने किलो में कर दिया, तो ये बच्चों 48 किलो वॉट आएगा, क्योंकि देखो किलो वॉट में ही दे रखा था। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, कितने आसानी से हमने कर लिया। और अभी ब्रिज कोर्स चल रहा है ना, ये तो अभी ब्रिज कोर्स चल रहा है। और देख लो सर, और कुछ बातें मैं आपको करा देता हूँ। और क्या बोले जा रहा है? देखो अब यहाँ पर ये एक कर्व दे दिया मुझे, है ना, ये कर्व दे दिया, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की मुझे इक्वेशन थोड़ी मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखी है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी दे रखी है मुझे, है ना, वो Vx करके, मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी है।
तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे दे रखी है kx²/2 मतलब हाफ kx², ये मुझे दे रखी है। अब कहाँ ये जा रहा है, अच्छा k की वैल्यू भी दे रखी है 0.5। कहाँ ये जा रहा है कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी 1 जूल है। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम 1 जूल है। तो अगर इस तरह की जर्नी में यहां से अगर मैंने किसी बॉल को छोड़ा तो वो गिरेगी, ठीक है। अभी मैंने मान लो यहां से छोड़ा है तो वो गिरेगी, और वो गिर के ऐसे ऐसे चल के यहां पर अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। जब वो यहां पर नीचे पहुंची होगी तो देखो, अभी जब वो नीचे पहुंचे तो उसकी हाइट तो 0 हो गई, तो यहाँ पर उसके अंदर जो भी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर है तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो रुकी हुई होगी। तो कहा ही जा रहा है कि अगर वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी बताओ, अच्छा नहीं, मूविंग अंडर द पोटेंशियल मस्ट टर्न्स बैक व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट। अच्छा प्रूव करना है ना, ये शो वाला क्वेश्चन है, प्रूव करना है मुझे। प्रूव ये करना है कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के बस अब जस्ट वो वापस नीचे आने वाली होगी, तो जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये 2 मीटर होगी। ये प्रूफ करके दिखाना है, कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मुझे ये बात मालूम है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल एनर्जी होता है, जो कि इस क्वेश्चन में 1 जूल दे रखा है, ठीक है, ये मुझे मालूम है। और जब अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तो एट मैक्सिमम हाइट, है ना, जिसकी बात मुझसे कही जा रही है, तो एट मैक्सिमम हाइट मेरे प्यारो हमें क्या ये बात मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि वो रुका हुआ होता है। किसी भी चीज को अगर तुम ऊपर फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पर जब होता है, मैक्सिमम हाइट पर वो होता है तो वो कुछ इंस्टेंट के लिए वो रुक जाता है, तो उसकी वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो इसका मतलब ये हो गया एट मैक्सिमम हाइट की जो बात करी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस 0 ही टोटल एनर्जी मतलब 1 के बराबर आएगा। क्वेश्चन गया, मतलब मुझे क्या दिखा कि पोटेंशियल एनर्जी ही उस केस में 1 के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है मुझे हाफ kx², अगर वो 1 के बराबर है और k की वैल्यू 0.5 है तो 1/2, 0.5 का मतलब भी 1/2, x² इज इक्वल्स टू 1। तो x² बच्चों अगर 4 आ रहा है, डेट मीन्स x की वैल्यू ±2 ही तो आएगी। रूट अगर मैंने कर दिया तो हो गया प्रूफ। आई बात समझ में या नहीं आई? देखो क्या बात है, बिल्कुल ±2 इज द आंसर। और कुछ क्वेश्चन देख ले भाई, और क्या कहा जा रहा है, ये कुछ नहीं है। इन अ शॉर्ट पुट इवेंट, है ना, शॉर्ट पुट इवेंट समझते हो, वो एक बॉल होती है, उसको ऐसे घूम के तुम फेंकते हो बहुत दूर तक। तो शॉर्ट पुट इवेंट में तुमने क्या करा, एक 10 kg की भैया एक ऑब्जेक्ट है, उसको फेंका 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। मतलब वही प्रोजेक्टाइल मोशन जैसी कहानी है कि 10 kg का ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर आपने कितनी वेलोसिटी से, आपने 1 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। कहा जा रहा है और कितनी हाइट से, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अच्छा ग्राउंड पर नहीं हो आप, आपने फेंका है, ग्राउंड ये है, आपने यहां से फेंका उसे 1.5 मीटर की हाइट से, ठीक है। मतलब आपकी हाइट मान लो कितनी है, 1.5 मीटर है। अब आपने अपने हाथ से फेंका होगा तो ग्राउंड से तो ऊपर ही होगा। तो कहा जा रहा है ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ जब वो वापस ग्राउंड पर आएगा। अब फेंका आपने 1.5 मीटर की हाइट से, तो वो ऐसे जाके ऐसे यहां पर ग्राउंड पर आके गिरेगा। तो याद रखना मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको ये बात बताई थी कि आप किसी भी चीज को जितनी वेलोसिटी से फेंकते हो वो वापस भी उतनी वेलोसिटी से आती है। तो अगर मैंने इस बॉल को, है ना, 1 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो जब वो इसी लेवल पर होगी तो वो 1 मीटर पर सेकंड से ही नीचे आ रही होगी। तो यहां पर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहां पर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² तो होगी यहां पर। और यहां पर वेलोसिटी क्या है, v 1 मीटर पर सेकंड है। लेकिन वो यहां की तो बात ही नहीं कर रहे ना, काइनेटिक एनर्जी पूछी है ग्राउंड पर जब वो पहुंचा होगा। तो मतलब ये अभी h हाइट पर है ना, तो अभी इसके अंदर मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। मतलब जो टोटल एनर्जी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो जो आएगी वो हाफ mv²
प्लस mgh करके आएगा मेरे प्यारे, नहीं समझे? अरे अगर मैं 1.5 मीटर की हाइट से छोड़ता तो mgh हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जाता, लेकिन पहले ही उसके पास वेलोसिटी है, तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी वो प्लस mgh की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो, इन दोनों का सम मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी माना जाएगा। तो अगर ऐसा है तो ये हाफ मास कितना है भाई, मास 10 है, वेलोसिटी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यार, प्लस mgh तो मास अभी भी 10, g अभी भी 10 और हाइट 1.5 है, हाइट 1.5 है। तो ये मैंने करा तो ये 2 5 का 10 हो गया और वो 150 हो गया, तो ये 155 जूल आ रहा होगा, 155 जूल, जूल सॉरी जूल नहीं जूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आ रही है बात समझ में? देख लो, चलें चलें चलें, बस एक आध क्वेश्चन और हो गया, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जैसे क्या कहा जा रहा है, अगर बॉडी जो है वो एयर में, अभी एक क्वेश्चन मैंने कराया था वैक्यूम में बॉडी फॉल कर रही थी, अभी बॉडी फॉल कर रही है एयर में, तो जब एयर में गिरती है तो एयर रेजिस्टेंस आता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसकी एनर्जी का लॉस होता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ना एयर रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं। अरे कॉमेट तुमने देखा होंगे टूटता तारा, वो पूरा चमकता क्यों है? क्योंकि वो इतनी तेजी से गिर रहा होता है कि उसकी एयर रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं उसके अंदर एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपकी जो एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी पहले कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी में, है ना, अगर मैं किसी बॉडी को h हाइट से छोड़ देता हूं तो उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर अगर एयर आ गया तो एयर रेजिस्टेंस आ गया, तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ में आ रही है कि पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम ही रह जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक में और कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल मुझे क्या बताना है, क्या यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी ड्यूरिंग द फॉल? नहीं, यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो गया। पूरे यूनिवर्स में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन फॉर दिस पार्टिकल जो कि गिर रहा है तो उसके अंदर तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं आ रही ना। जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो जितनी हाइट से वो गिरा था, जितनी हाइट से वो गिरा था, तो उसके पास जितनी एनर्जी थी पोटेंशियल वाली, जब वो ग्राउंड पर गिरेगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रही, कुछ एनर्जी कहाँ चली गई? लॉस्ट हो गई हीट के फॉर्म में। तो हमने ये पढ़ा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो सम तो कांस्टेंट नहीं रहा ना। तो यहाँ पर वही बात, यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी फ्री फॉल में अंडर द ग्रेविटी जब एयर होगी तो कंजर्व्ड नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर वो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। तो वो मैंने बता दिया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी कम होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम सारी बातें जरा फटाफट रिवाइज कर ले 1 मिनट के अंदर, क्या क्या पढ़ा मैंने। वर्क डन क्या होता है भैया? वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल में एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। यूनिट जूल होती है हमारी, और इसको हम न्यूटन मिनटू मीटर भी कह सकते हैं वैसे तो। और देख लो भाई, वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। और मैंने क्या बताया भाई, हमारे वर्क डन बोलूं या एनर्जी बोलूं, बात तो एक ही होती है। एनर्जी का मतलब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यूनिट जूल होती है, और एनर्जी इस फॉर्म में होती है हमारे नेचर में, ये तुमने मालूम ही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम स्क्वायर बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दिया, वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने बता दिया, पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, यूनिट वॉट होती है ना, और 1 वॉट में 1 जूल पर सेकंड, ऐसे भी हम कह सकते हैं। 1 किलो वॉट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। ये सारी बातें बच्चों बहुत ज्यादा काम में आएंगी। आज का सेशन मुझे मालूम है तुम बाद में आके थैंक्स लिख के जाओगे कमेंट बॉक्स में, जब तुम एक्चुअल में क्लास में जाके जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें इतनी ढेर सारी बातें पहले से ही मैंने बता दी हैं कि तुम्हें पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो भाई फिजिक्स बच्चों, फिजिक्स मजा लेके चीजों को सीखने वाला सब्जेक्ट है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रैक्टिकली तुमको चीजें समझा पाऊं, ताकि तुम विजुअलाइज कर पाओ। और कोई भी चीज तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम्हारे दिमाग में उसकी इमेज क्रिएट होगी कि चल क्या रहा है, और फिजिक्स उसी को समझ में आएगी जो दिमाग में इमेज क्रिएट कर पाए। तो वो कराने में मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा, तो मोटिवेटेड रहना है ना। बीच बीच में ज्ञान हम तुम्हें देते रहेंगे, और कोई भी डाउट अगर तुम्हारे हो
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई भी जरूर करूंगा, अगर तुम कोई जेन्युइन डाउट पूछते हो आज की क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से थैंक यू सो मच। अगर तुमने पूरा सेशन यहाँ तक शुरुआत से यहाँ तक अगर लगाया तो थैंक यू सो मच बच्चों तुम्हारे लिए, है ना। फिर मैं एक बार बता दूंगा, एचपी गुरुकुल के अंदर हम इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं, तो वो तुम ज्वाइन कर लोगे तुम्हारे फायदे की बात है। और अगर आप वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर हैं इन सिटीज के अंदर, तुम चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने आसपास दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं बच्चों फिर इसी तरह से अगले सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।